फिजिकल ज्योग्राफी में रीजन करने वाले हैं जलवायु का क्लाइमेट चेंज। जलवायु का अध्ययन जलवायु विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। जलवायु विज्ञान के अंतर्गत वायुमंडलीय दशाओं में मौसम तथा जलवायु का क्रमबद्ध प्रादेशिक स्तर पर अध्ययन किया जाता है। किसी स्थान की अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं जैसे तापमान, वर्षा, वायुदाब, पवन, आर्द्रता, दृश्यता आदि के सम्मिलित रूप को मौसम कहते हैं, जबकि किसी स्थान पर दीर्घकालिक मौसम संबंधी दशाओं को जलवायु कहते हैं। तो जो छोटे समय के लिए होता है उसे मौसम कहते हैं और दीर्घकालिक समय के लिए जो दशाएं होती हैं तो उसे जलवायु कहा जाता है। इससे स्पष्ट है कि मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था का बोध कराता है जो स्थान या समय अनुसार परिवर्तित होता रहता है, जबकि जलवायु दीर्घकालिक अवस्था का बोध कराता है। इसमें परिवर्तन सूक्ष्म और धीरे धीरे होता है। जलवायु का वर्गीकरण। जलवायु के वर्गीकरण का सर्वप्रथम प्रयास प्राचीन यूनान द्वारा किया गया था। उन्होंने वर्गीकरण के लिए ताप को आधार माना तो ताप के आधार पर बनाया था। इसके अनुसार जलवायु मूल रूप से उष्ण, समशीतोष्ण और शीतकटिबंधों में बांटा था। 3 कटिबंधों में उन्होंने बांटा था, उष्णकटिबंध, समशीतोष्ण और शीतकटिबंध। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। यह उष्णकटिबंधीय भूमध्य रेखा के दोनों ओर 23.5 डिग्री अक्षांश कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच होता है। यहाँ कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सूर्य की किरणें लवमत पड़ने के कारण तापमान सदा उच्च रहता है। इस कटिबंध में सामान्यतः सर्दियाँ नहीं पड़ती, इसलिए शीत विहीन कटिबंध है। फिर शीतोष्ण क्षेत्र। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी वृत्त यानी 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश या दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66 डिग्री के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध होता है। तो 23.5 डिग्री से 66 के बीच ऊपर और यहाँ 23.5 से 66 के बीच नीचे। अब है शीत कटिबंधीय क्षेत्र। तो शीतोष्ण के बाद शीत वाला होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवों यानी 66.5 डिग्री के से ध्रुवों तक का क्षेत्र होता है और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी वृत्त से ध्रुवों तक का क्षेत्र शीतोष्ण मतलब शीत कटिबंधीय क्षेत्र होता है। सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, यहाँ तापमान बहुत कम रहता है। तो चित्र में है ध्रुवों के पास। वर्तमान में जलवायु के लिए 2 पद्धतियाँ अधिक प्रचलित हैं। वर्गीकरण की ये 2 पद्धतियाँ कोपेन तथा थॉर्नवेट नामक विद्वान द्वारा विकसित की गई हैं। जलवायु वर्गीकरण के लिए वैज्ञानिकों ने संख्यात्मक मान का प्रयोग किया, अतः इन पद्धतियों में जलवायु प्रकार का वर्णन मात्रात्मक है। कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण के लिए तापमान, वृष्टि और मौसमी स्वभावों के आधार पर बनाया। तो कोपेन का जो वर्गीकरण उसमें तापमान है, वर्षा है और मौसमी स्वभाव है। कोपेन का वर्गीकरण जलवायु और वनस्पति के साथ घनिष्ठता से जोड़ने का सफल प्रयास है कि वनस्पति कैसी होती है तो इससे जोड़ने का प्रयास किया गया। इसीलिए तापमान, वर्षा सभी संख्यात्मक मान स्थित किए गए हैं। उन्होंने मोटे तौर पर जलवायु को 5 वर्गों में विभाजित किया है। अंग्रेजी के बड़े अक्षर के नामांकित किया है। प्रत्येक मुख्य वर्ग तापमान, वर्षा के अंतरालों के आधार पर कई प्रकारों में उपविभाजित भी किया है। तो कोपेन का वर्गीकरण। कोपेन का जलवायु का वर्गीकरण है। इसमें उष्णकटिबंधीय वर्षा। तो उष्णकटिबंधीय यानी प्रचुर वन जहाँ ठंडे मौसम में से रहित होते हैं। फिर सवाना जलवायु पाई जाती है। तो उष्णकटिबंधीय जहाँ प्रचुर वन पाए जाते हैं उसे एफ प्रकार के, सवाना जलवायु डब्ल्यू प्रकार की, मानसूनी एम प्रकार की और चौथा है इसमें स्थल जलवायु, वाष्पीकरण की मात्रा वर्षा से अधिक होती है। मरुस्थलीय जलवायु होती है यहाँ और वाष्पीकरण की मात्रा वर्षण से अधिक होती है। तो मरुस्थलीय ये शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र होता है कि मरुस्थलीकरण जो है वर्षा अधिक होती है। फिर इसमें स्टॉपी जलवायु यानी अर्ध मरुस्थलीय जहाँ जल का अभाव हमेशा बना रहता है। भूमध्य है समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु, मृदु ठंडे
ठंड युक्त शीत ऋतु में। तो मध्य सागर, भूमध्य सागरीय जलवायु भूमध्य सागर के समान होती है। चीन तुल्य जलवायु है। पश्चिमी यूरोपीय जलवायु है। फिर शीतोष्ण जलवायु जो है वो टैगा जलवायु है शीतोष्ण में। तो शीतोष्ण में टैगा जलवायु है। शीत पूर्व समुद्री तट जलवायु शीत ऋतु में, और महाद्वीपीय जलवायु है। फिर है ध्रुवीय जलवायु, उष्ण ऋतु में पूर्णतः रहित। तो ध्रुवीय जलवायु होती है जो उष्ण ऋतु से पूर्णतः रहित होती है, ये टुंड्रा जलवायु है। फिर सामान्यतः विश्व को निम्न जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है। इसमें वर्गीकरण किया गया है। तो पहला है विषुवत रेखीय जलवायु या उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश, AF जलवायु प्रदेश कहा गया है। तो विषुवत रेखा के समान होती है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु होती है। यह जलवायु प्रदेश विषुवत रेखा से 5 डिग्री से 10 डिग्री उत्तर एवं दक्षिणी अक्षांशों में विस्तृत होता है। तो विषुवत रेखा में होता है 5 डिग्री से 10 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांशों में विस्तृत होता है। समय अनुसार इसका विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर हो गया है। तो समय के अनुसार इसका विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर 15 से 25 अक्षांशों तक भी पाया जाता है, क्योंकि पेटियां उतार चढ़ाव भी होता है। तो 15 से 25 अक्षांश तक पाए जाते हैं। इस पेटी में वर्ष भर समान रूप से उच्च तापक्रम होता है, उच्च वर्षा पाई जाती है। तो ताप भी उच्च रहता है साल भर, और वर्षा भी अधिक पाई जाती है। इसमें औसत वार्षिक तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच ही होता है, जबकि वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर, तापमान 20 से 30 रहता है, और 200 सेंटीमीटर से अधिक तक वर्षा होती है। यहाँ मूसलाधार और संवहनी प्रकार की वर्षा होती है। यहाँ प्रतिदिन प्रातः काल में आकाश मेघ रहित होता है। जैसे जैसे सूर्य क्षैतिज रूप से ऊपर उठने लगता है, तो सूर्य जब ऊपर उठता है तो तापक्रम बढ़ने लगता है, और हवा में संवहनी तरंग उत्पन्न होने से आकाश में बादल छा जाते हैं और धीरे धीरे काले घनघोर हो जाते हैं। दोपहर का पूरा आकाश बादलों से भर जाता है और बादल में बिजली चमकती है। बादल में गड़गड़ाहट के साथ मूसलाधार वर्षा होती है। जैसे जैसे दिन ढलता है वर्षा कम हो जाती है और सायंकाल तक रुक जाती है। तो शाम तक वर्षा यहाँ रुक भी जाती है और आकाश साफ हो जाता है। इस प्रक्रिया को पुनरावृत्ति से प्रतिदिन वर्षा होती है और क्षेत्र में शीत ऋतु नहीं होती है। रात में तापमान कम होने से इस ऋतु का एहसास नहीं होता कि गर्मी वाली ही है। यह जलवायु प्रदेश दक्षिणी अमेरिका की अमेजन बेसिन में, अफ्रीका की कांगो बेसिन में, गिनी तट और पूर्वी द्वीप समूह फिलीपींस में पाया जाता है। इस क्षेत्र में उच्च ताप अधिक होता है। अधिक वर्षा के कारण उष्ण कटिबंधीय यानी चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार जैसे महोगनी है, गटपापची है, रबर, एबनी, सिनकोना आदि पाए जाते हैं। आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि इन प्रजातियों के वृक्ष आर्थिक दृष्टि से महत्व के इसलिए नहीं क्योंकि इन प्रजातियों के वृक्ष नहीं मिलते, बल्कि इन वृक्षों की प्रजातियां काफ़ी विविधता होती है। अधिक सघनता के कारण वांछित लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो विविधता बहुत ज़्यादा होती है। वनों के वृक्षों की ऊंचाई शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में पाए जाने वाले वृक्षों से अधिक होती है। बहुत ऊंचे वृक्ष होते हैं यानी 60 मीटर तक होते हैं। इन वृक्षों के नीचे सूर्य प्रकाश बहुत कम पहुंच पाता है। इन वनों में अधिपाद यानी एपीफाइट जैसे पौधे वृक्षों के सूर्य प्रकाश वाले भाग पर उग जाते हैं। जड़ें जमीन तक नहीं पहुंच पाती। फिर यहाँ तो अधिपाद जो है पादप पाए जाते हैं। इन वनों में अधिकांश वृक्षों की जड़ें छिछली होती हैं और अनेक वृक्ष अपनी सहायता हेतु पुट्टिकाओं को विकसित कर लेते हैं। इन वनों में मृदा पतली फिर आवश्यक खनिज जैसे
फास्फोर, पोटेशियम, कैल्शियम के मामलों में निर्धन होती हैं। तो जो खनिज पदार्थ हैं वो यहाँ नहीं पाए जाते, ना पोटेश होता है ना कैल्शियम एसियम होता है, तो निर्धनता होती है। भारी वर्षा धरातल पर भारी बहाव के कारण निस्क्षालन की प्रक्रिया होती है, यानी पोषक पदार्थ बह जाते हैं। मृदा की ऊपरी सतह अघुलनशील लोहा और एल्युमिनियम ऑक्साइड अवशिष्ट शेष रह जाए, तो लोहा होता है, एल्युमिनियम होता है, खनिज पाए नहीं जाते, मृदा पतली सी होती है। इस जलवायु में ऊंचे तापमान के कारण मृदा उच्च जीर्ण क्रिया की वजह से जैविक पदार्थ नष्ट नहीं होते, तो यहाँ जैविक पदार्थ पाए जाते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों के सड़ने गले वाले पदार्थ पत्ती होती हैं। इस कारण मृदा कुछ बंजर और तथा गहन कृषि क्रिया हेतु बिना अतिरिक्त उर्वरक के अनुपयुक्त होती है, तो बिना उर्वरक की कृषि नहीं की जा सकती। मध्य अमेरिका में इन वनों को वाष्पित होने वाले वन भी कहा जाता है। तो ये सबसे पहले वाले वन थे। वर्षा ऋतु वाले विषुवत रेखीय जलवायु और उष्णकटिबंधीय वन थे ये। तो 5 से 10 डिग्री अक्षांशों के बीच पाए गए थे और 15 से 25 डिग्री दोनों गोलार्धों में पाए गए थे। समय के साथ ये इस तरह थे। 200 सेंटीमीटर वर्षा थी, वर्षा अधिक थी और तापमान अधिक था यहाँ। दूसरी प्रकार की जलवायु में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, AM जलवायु कहते, तो ये मानसूनी है। और ये वाली जो पहले थी वो उष्णकटिबंधीय विषुवत रेखीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु थी। अब उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। तो इस जलवायु प्रदेश का विस्तार 5 से 30 अक्षांशों के बीच होता है। तो इस जलवायु प्रदेश का विस्तार कहाँ होता है? 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच होता है। यहाँ 5 से 30 यहाँ दोनों गोलार्धों में। फिर महाद्वीपों के पूर्वी भाग खिसकाव भी होता रहता है, तो महाद्वीपों के पूर्वी भाग में पाया जाता है। कहता वार्षिक ताप में अंतर कितना होता है? 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ये प्रदेश व्यापारिक हवाओं की पेटी में आते हैं। ऋतुवत उत्तर और दक्षिण की ओर खिसकते हैं। ऋतु के अनुसार उत्तर दक्षिण और खिसकाव पाया जाता है। फलस्वरूप मानसून प्रकार की विशिष्ट जलवायु की उत्पत्ति होती है। इसमें 6 महीने हवाएं सागर से स्थल पे, 6 महीने हवाएं स्थल से सागर की ओर चलती हैं। इस जल प्रदेश में ग्रीष्म, शीत और वर्षा ऋतु स्पष्ट रूप से होती है। इस प्रदेश में तापमान 10 डिग्री से 27 डिग्री तक मिलता है। यहाँ तापमान 10 से 27 डिग्री तक पाया जाता है और वर्षा 200 सेंटीमीटर तक हो जाती है। और इस प्रकार की जलवायु प्रदेशों में वर्षा की मात्रा में भिन्नता के कारण, वर्षा की मात्रा भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है, भिन्नता के कारण वनस्पतियाँ भी भिन्न प्रकार की होती हैं। जैसे 200 सेंटीमीटर में अधिक वर्षा वाले प्रदेशों में सदाबहार वन, महोगनी, रबड़, ताड़, बांस आदि होते हैं। तो 100 से 200 सेंटीमीटर वाले प्रदेशों में पतझड़ वन यानी साल, सागौन, आम आदि मिलते हैं। फिर शुष्क भागों में झाड़ियाँ मिलती हैं। तो तापमान 10 से 27 होता है। वर्षा 200 से 100 तक भी होती है। यह जलवायु प्रदेश का विस्तार भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस और उत्तर और दक्षिणी वियतनाम में है। फिर अफ्रीका के पूर्वी तटीय भाग, संयुक्त राज्य अमेरिका का दक्षिण पूर्वी तट, पूर्वी द्वीप समूह, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग इसमें आते हैं। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर भाग इस वाले से आते हैं। अब है सवाना तुल्य जलवायु, AW जलवायु है। इससे जलवायु प्रदेश में विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश की अपेक्षा वर्षा कम होती है। सवाना वाली जलवायु में क्या है कि विषुवत की तुलना में यहाँ कम वर्षा होती है। इसे घास के बड़े बड़े मैदान मिलते हैं, इन्हें अफ्रीका में सवाना कहते हैं। इसी आधार पर इस जलवायु को सवाना तुल्य जलवायु कहा गया है। सूडान तुल्य जलवायु प्रदेश कहा जाता है, तो सवाना या सूडान कहा जाता है। इस जलवायु प्रदेश का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 से 15 डिग्री अक्षांश से प्रारंभ होकर 15 से 20 डिग्री अक्षांशों तक पाया जाता है। तो यहाँ 5 से 15 या फिर 15 से 20 वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, दोनों गोलार्धों में।
और इसमें तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 32 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है। तो तापमान यहाँ देख होता है, तापमान 32 सेंटीग्रेड से 38 सेंटीग्रेड तक पाया जाता है। वार्षिक तापांतर में 3 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक का अंतर होता है। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और शीत ऋतु में किरणें तिरछापन बढ़ जाता है, तो उसमें अंतर ज़्यादा होता है सवाना वाले में। तापमान भी ज़्यादा है, 32 से 38 के बीच होता है, और तापांतर भी 3 से 8 के बीच होता है। इस जलवायु प्रदेश में वर्षा की मात्रा 100 से 150 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। वार्षिक वर्षा की पर्याप्त क्षमता के कारण किसी वर्ष तो बाढ़ आती है, किसी वर्ष सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सवाना जलवायु मोटी सवाना घास के बीच बीच कहीं छोटे छोटे वृक्ष भी पाए जाते हैं। यह जलवायु दक्षिणी अमेरिका के वेनेजुएला, कोलंबिया, गुयाना और दक्षिण मध्य ब्राज़ील, पूर्वी अफ्रीका के विषुवत-रेखीय जलवायु में पाई जाती है। सूडान में सर्वाधिक और उत्तरी ऑस्ट्रेलियाई प्रदेशों में मिलती है। अब है चौथी जलवायु, उष्णकटिबंधीय शुष्क रेगिस्तानी जलवायु, सहारा तुल्य। वो सवाना तुल्य थी, अब ये सहारा। ये जलवायु प्रदेश 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में महाद्वीप के पश्चिम भाग में विस्तृत है। तो ये वाली जलवायु उष्णकटिबंधीय शुष्क रेगिस्तानी जलवायु है। जो शुष्क रेगिस्तानी जलवायु 15 से 30 अक्षांशों के बीच पश्चिम भागों में विस्तृत है। इन भागों में ग्रीष्म का औसत तापमान 30 से 35 सेंटीग्रेड के बीच रहता है एवं दोपहर के समय 40 से 48 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। उष्ण शुष्क रेगिस्तानी भागों में वार्षिक और दैनिक तापमान दोनों अधिक होते हैं। तो उष्ण शुष्क रेगिस्तान है जो, तो उसमें वार्षिक और दैनिक तापांतर क्या है, दोनों अधिक होते हैं। रात के समय तापमान कुछ कम हो जाता है, तो यहाँ रात के समय तापमान कम हो जाता है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो 10 इंच से 25 सेंटीमीटर। तो रेगिस्तानी है तो वर्षा बहुत कम हो रही है यहाँ। कहीं कहीं ऐसे क्षेत्र जहाँ वर्षा का नाम मात्र भी वर्षा नहीं है, ना बिल्कुल वर्षा ही नहीं होती। इस प्रदेश में अधिक तापमान और कम वर्षा के कारण शुष्कता बनी रहती है, इसकी यही विशेषता है। फिर मध्य अक्षांशों में चक्रवात यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, तो चक्रवात आते हैं मध्य अक्षांशों में, तो वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते और विषुवत रेखा से यह प्रदेश दूर होते हैं। इन ट्रॉपिकल कंजर्वेशन ITC के प्रभाव यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। यह प्रदेश पूर्वी तटों से इतने दूर होते हैं, और पूर्वी वाले जो तट हैं तो पूर्वी तटों से दूर होते हैं कि आर्द्र सागरीय हवाओं की नमी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। तो प्रति चक्रवाती दशाओं के कारण वायु नीचे बैठती है, जिसके कारण इसमें स्थिरता होने से वर्षा में सामर्थ्य समाप्त हो जाती है। तो वर्षा की जो सामर्थ्य होती है वो समाप्त हो जाती है। इन प्रदेशों में कहीं कहीं कटीली झाड़ियाँ, बबूल, कैक्टस इत्यादि वनस्पतियाँ मिलती हैं। तो वनस्पति इस प्रकार की कटीली मिलती हैं। जलवायु के अंतर्गत एशिया, थार, सिंध, दक्षिणी बलूचिस्तान और यहाँ अरब प्रायद्वीप, अफ्रीका का सहारा तथा कालाहारी। तो अरब प्रायद्वीप, अफ्रीका में सहारा है, कालाहारी मरुस्थल है जो अमेरिका के पश्चिमी मरुस्थल शामिल है। अफ्रीका एवं दक्षिण पश्चिमी एशिया। तो पश्चिमी एशिया की जलवायु इस प्रकार की है। छठवीं जलवायु है उष्णकटिबंधीय शुष्क ग्रीष्म जलवायु। तो उष्णकटिबंधीय गर्म वाली है, शुष्क है यानी जल नहीं है, और ग्रीष्म जलवायु है उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु, और वो शुष्क रेगिस्तानी जलवायु थी। ये शुष्क रेगिस्तानी थी, अब ये उष्णकटिबंधीय शुष्क ग्रीष्म जलवायु। तो भूमध्य सागर के प्रकार की होती है। ये भूमध्य सागर के आसपास विस्तृत होने के कारण इसका नाम भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश कहा गया है। यह सर्वाधिक सुनिश्चित जलवायु प्रदेश है। इसको अन्य जलवायु से आसानी से अलग किया जा सकता है। इसकी विशेषताएं हैं कि शीतकाल में वर्षा का अधिकांश भाग प्राप्त होता है। तो शीतकाल में वर्षा होती है यहाँ।
जबकि ग्रीष्म काल शुष्क होता है। तो गर्मियाँ शुष्क होती हैं, शीतकाल में वर्षा होती है। शीतकाल गर्म और उष्ण होता है। तो जो ग्रीष्म काल होता है, गर्मी वाला काल, उसमें गर्म होता है, उष्ण होता है। जबकि शीतकाल साधारण होता है। वर्ष भर अधिक मात्रा में, खासकर ग्रीष्म ऋतु में धूप प्राप्त होती है। तो वर्ष भर यहाँ धूप प्राप्त होती है। यह जलवायु प्रदेश पश्चिमी भूमध्य रेखा के दोनों ओर, तो भूमध्य रेखा के दोनों ओर कहाँ तक, 30 से 40 अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिम भाग में पाया जाता है। तो 30 से 40 के मध्य होता है ये दोनों गोलार्धों में, और पश्चिमी भागों पर। यह जलवायु प्रदेश में शीतकालीन औसत तापमान, तो तापमान कितना होता है, 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक, एवं ग्रीष्मकालीन औसतन तापमान 20 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो शीतकाल में 5 से 10 और ग्रीष्मकाल में 20 से 27 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। यहाँ पर वार्षिक तापांतर कितना होता है, 10 से 17 सेंटीग्रेड तक होता है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो 37 से 75 सेंटीमीटर के बीच होती है वर्षा। और विश्व में तो ताप पछुआ पवनें होती 10 से 20 होती है, और 20 से 27 होती है। गर्म व्यापारिक पेटियां में आते हैं। और फिर यहाँ दाव पेटियों में मौसमी खिसकाव के कारण ग्रीष्म ऋतु में व्यापारिक पवनें और शीत ऋतु में पछुआ पवनों के प्रभाव में आती हैं। तो इनका पेड़ियों का खिसकाव होता है इसमें, भूमध्य सागरीय जलवायु में। यह जलवायु प्रदेश स्वास्थ्यवर्धक और आनंददायक शीतकाल के लिए अधिक प्रसिद्ध है। तो शीतकाल आनंददायक के लिए प्रसिद्ध है। यह प्रदेश नींबू, संतरा, जैतून, अंजीर, खुबानी इत्यादि रसीले फल, ओक, वाल्टन, अखरोट, चेस्टनट, स्पाइड और सिडार आदि वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है। इस जलवायु में झाड़ियाँ और वृक्ष छोटे होते हैं, कठोर और मोटी पत्तियाँ होती हैं। वृक्ष होने वाले वाष्पोत्सर्जन होने से होने वाले जलह्रास की बच जाता है। इन पौधों में फ्रांस में झाड़ियों का समूह, कैलिफोर्निया में चैपरल तथा भूमध्य सागर के तटीय भागों में मार्की कहते हैं। फिर इस तरह के पत्ते होते हैं, छोटे पौधे होते हैं। इस जलवायु के अंतर्गत भूमध्य सागर के किनारे फैले यूरोप के देश फ्रांस, दक्षिणी इटली, यूनान, पश्चिमी टर्की, सीरिया, इजराइल, अफ्रीका, अल्जीरिया और अफ्रीका, दक्षिण सागर, संयुक्त राज्य अमेरिका, कैलिफोर्निया, अमेरिका के चिली, ऑस्ट्रेलिया के भाग आदि में प्रवेश आते हैं। सातवीं जलवायु है चीनतुल जलवायु। चीनतुल जलवायु या आर्द्र उपोष्ण जलवायु। तो चीनतुल जलवायु आर्द्र उपोष्ण जलवायु बोलते हैं इसे, आर्द्र है और उपोष्ण है। यह जलवायु विषुवत रेखा के दोनों ओर, तो विषुवत रेखा है तो उसके दोनों 25 से 45 अक्षांशों के बीच महाद्वीप के पूर्वी भाग में पाया जाता है। इसके पश्चिम में आंतरिक शुष्क रेगिस्तान और दक्षिण में मानसूनी जलवायु है। तो इसके आंतरिक भाग में रेगिस्तान है और पश्चिम में दक्षिण में मानसूनी जलवायु है। उत्तर में आर्द्र महाद्वीप जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। इसका सर्वाधिक विस्तार चीन में है, इसलिए इसे चीनतुल जलवायु कहते हैं। इस जलवायु में वर्ष भर वर्षा होती है, तो हर वर्ष भर इसमें वर्षा होती रहती है, लेकिन वर्षा ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक होती है। यहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश से अधिक होती है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु होती है प्रदेश से, यहाँ वर्षा अधिक होती है। चीनतुल जलवायु प्रदेश में के तटीय भागों से होकर गर्म धाराएं चलती हैं। तो इसमें क्या है, जलवायु प्रदेशों में तटों से होकर गर्म जलधाराएं चलती हैं, जिस कारण समीपवर्ती भागों में तापमान पर उसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। ग्रीष्मकाल का औसत तापक्रम 24 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है और शीतकाल तक साधारण सर्दियों वाला होता है। शीतकाल साधारण सर्दियाँ होती हैं, इसमें तापमान 6 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। यह जलवायु प्रदेश वर्षा की मात्रा 100 से 150, तो वर्षा की मात्रा कितनी है, 100 से 150 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। वर्षा तटीय भागों में अधिकतर महाद्वीप के अंदर की ओर जाने पर कम हो जाती है, तो महाद्वीपों के अंदर जाने पर वर्षा कम हो जाती है।
ग्रीष्म काल में चीन और जापान में टाइफून एवं दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन से वर्षा होती है। इससे भयंकर बाढ़ें आती हैं, फसलें नष्ट हो जाती हैं। कभी कभी वायु की अधिक गति से मकानों की छत उड़ जाती है। और इस जलवायु में साइप्रस, एस, चेस्टनट्स, ओक, पाइन इत्यादि मिश्रित वन पाए जाते हैं। यह जलवायु प्रदेश दक्षिण पूर्व और दक्षिण चीन, पो बेसिन, डैन्यूब बेसिन, दक्षिण संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण पूर्वी ब्राजील, उरुग्वे, अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी भाग और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया इत्यादि क्षेत्रों में विस्तृत होती है। अगली जलवायु है, तो ये जलवायु थी 7वें प्रकार की, ये 6ठे प्रकार की। चौथे प्रकार के बाद 5वें प्रकार की जो जलवायु है वो वहाँ थी, यानी उष्ण कटिबंधीय शुष्क रेगिस्तानी जो जलवायु थी। शुष्क रेगिस्तानी जलवायु के बाद वाली ये 5वीं जलवायु थी मध्य अक्षांशीय स्टोपी जलवायु, अर्ध मरुस्थलीय जलवायु। तो पढ़ लेते हैं पहले। अर्ध मरुस्थलीय जलवायु, स्टोपी जलवायु। इसका विस्तार स्टोपी जलवायु मध्य अक्षांशों महाद्वीप के आंतरिक भागों में पाई जाती है। तो मध्य अक्षांशों में पाई जाती है, यानी 0 से 30 डिग्री अक्षांशों में पाई जाती है, और यहाँ भी 30 डिग्री अक्षांशों में पाई जा रही है, और महाद्वीपों के आंतरिक भाग में पाई जा रही है। यद्यपि स्टोपी जलवायु पछुआ हवाओं की पेटी में अवस्थित होती है। तो इस जलवायु क्या है, पछुआ हवाओं की पेटी में अवस्थित है, परंतु आंतरिक स्थिति के कारण पर्याप्त वर्षा नहीं होती। तो आंतरिक स्थिति में यहाँ क्या होता है, पर्याप्त वर्षा नहीं होती। और दक्षिणी गोलार्ध में शीतोष्ण घास प्रदेश महाद्वीपों के दक्षिण पूर्वी किनारे में पाए जाते हैं। अतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित शीतोष्ण घास के मैदान की अपेक्षा अधिक वर्षा प्राप्त करने के कारण अधिक मॉडरेट जलवायु वाले हैं। यूरेशिया के शीतोष्ण घास के प्रदेश, इन्हें स्टेपी कहा जाता है। इसका विस्तार ब्लैक सागर में अल्पाइन पर्वत और 320 किलोमीटर की लंबाई में पाया जाता है। इन घास के मैदानों में हंगरी में पुष्टाज, कनाडा में अमेरिका में पेरियाज कहा जाता है। स्टोपी जलवायु में उच्च वार्षिक तापांतर रहता है। वार्षिक वर्षा 250 से 750 मिलीबार तक होती है। तो वर्षा कितनी होती है, 200 से 750 मिलीबार तक होती है। अब है 8वीं जलवायु, जो यहाँ 7वीं पड़ी थी उसके बाद वाली। तो यहाँ पड़ी थी चीन तुल्य जलवायु, उसके पहले भूमध्य सागर वाली जलवायु थी। अब ये चीन तुल्य जलवायु। चीन तुल्य जलवायु के बाद की पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु प्रदेश। तो पश्चिमी यूरोप जो है, तो यूरोप के पश्चिमी तुल्य जलवायु प्रदेश। तो इस जलवायु प्रदेश का विस्तार दोनों गोलार्धों में 40 से 65 अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में होता है। इस जलवायु वाले क्षेत्र में सर्वाधिक विस्तार पश्चिमी यूरोप में है, इसलिए इसे पश्चिमी तुल्य यूरोपीय तुल्य जलवायु कहते हैं। इस जलवायु प्रदेश में मुख्य विशेषता है कि समुद्र में स्थल की ओर प्रचलित पछुआ पवन प्रवाह है। तो समुद्र में क्या है, पछुआ पवन प्रवाह है। यहाँ तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो समय अनुसार बदलता रहता है। तो यहाँ जो तापमान है वो समय के अनुसार बदलता रहता है। 40 से 65, देखो पछुआ वाली क्षेत्र है 40 से 65 डिग्री, और 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ तापमान बदलता रहता है। औसत मात्रा, वर्षा की औसत मात्रा 140 सेंटीमीटर होती है। शीत ऋतु में वर्षा ऋतु की अपेक्षा अधिक होती है। शीत ऋतु में वर्षा अधिक होती है यहाँ। तो ये पश्चिमी यूरोप की वाली जलवायु है। वर्ष भर वर्षा के कारण घने वन मिलते हैं। यूरोपीय मैदानों में ओक, लैंडेन, बीच, एल्स वन पाए जाते हैं, जबकि नॉर्वे में 60 से 30 अक्षांशों में उत्तर में उच्च भागों में कोणीय वन पाए जाते हैं। 60 से 30 डिग्री नॉर्वे आदि में है, 60 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य में तो कोणधारी वन होते हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में कोणधारी वन मिलते हैं। आर्थिक महत्व अधिक होता है। तो आर्थिक महत्व अधिक है।
यह जलवायु पश्चिमी यूरोप के ब्रिटिश द्वीप समूह, पश्चिम नॉर्वे, डेनमार्क, उत्तरी जर्मनी, पश्चिम फ्रांस, कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया, संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉशिंगटन, ओरेगन प्रांत, चिली, न्यूजीलैंड, तस्मानिया आदि क्षेत्रों में स्थित है। भारी वर्षा के प्रभाव के कारण जलवायु में भारी वर्षा होती है। इसके कारण जलवायु निम्न भूमि की मृदाओं में पोषण तत्व का अभाव होता है। तो वर्षा अधिक होती है तो पोषण तत्व का अभाव होता है। फिर यहाँ रोजवुड, फार, सीडर, हेमलॉक, स्पूस वृक्ष और पर्वतीय भागों में देशज वनस्पति होती है। विश्व में सबसे ऊंचे वृक्ष इस जलवायु में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में वर्षा अपेक्षाकृत कम होती है। चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वृक्ष टुकड़ों में पाए जाते हैं। ओक, ओएस आदि चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। फिर सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु तो शीतोष्ण वाली है। नौवीं सेंट लॉरेंस जलवायु। सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु उत्तरी अमेरिका में सेंट लॉरेंस नदी के बेसिन में स्थित होने के कारण इस जलवायु को सेंट लॉरेंस जलवायु कहा जाता है। यह जलवायु आर्द्र महाद्वीप प्रकार की होती है, जो मुख्य रूप से उत्तरी तो यह जलवायु क्या है 40 से 45, तापमान कम और वर्षा सरल साल भर होती है। गर्म अधिक होती है और उत्तरी गोलार्ध में फिर इसमें गोलार्ध में क्या होता है, इसमें 45 से 65 अक्षांशों के मध्य होती है। महाद्वीपों के पूर्वी भाग के किनारे पाई जाती है। इस जलवायु प्रदेश को ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान 70 डिग्री फ़ारेनहाइट के लगभग रहता है। जब शीतकाल में तापक्रम काफ़ी गिर जाता है तो शीतकाल में क्या है तापमान गिर जाता है शीतकाल में, जिससे मौसम कठोर हो जाता है। यहाँ वार्षिक वर्षा भर होती है, पर गर्मियों में वर्षा भर शीतकाल की अपेक्षा अधिक होती है। तो यहाँ गर्मियों में जो वर्षा होती है शीतकाल की अपेक्षा अधिक होती है। यहाँ जाड़े की वर्षा चक्रवाती होती है। तो जाड़े में जो वर्षा होती है चक्रवाती होती है, परंतु इसका अधिकांश भाग हिमपात के रूप में होता है। यहाँ आर्द्र तटीय भागों में कोणधारी वन और आंतरिक अर्ध भागों में पेरी घास के मैदान पाए जाते हैं। इस प्रदेश के सबसे उत्तरी भाग में कोण कठोरी वन पाए जाते हैं। कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका में इन वनों को काटकर लकड़ी, लुगदी, कागज उद्योग का विकास हुआ है। बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। इसमें कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू इंग्लैंड प्रदेश, एशिया में मंचूरिया, चीन में कोरिया, उत्तरी जापान, दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना में दक्षिण भाग इत्यादि क्षेत्र होते हैं। टोंगा जलवायु प्रदेश टोंगा नामक कोणधारी टोंगा जलवायु है, शीतोष्ण वाली है जी। तो इसमें कोणधारी वनों की प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके कारण जलवायु को टोंगा या टैगा कहा जाता है। यह जलवायु उत्तरी अमेरिका, अलास्का से लेकर न्यूफाउंडलैंड तक, यूरोप के नॉर्वे में कामचटका प्रायद्वीप तक फैले होते हैं। तो 50 से 70 अक्षांश पर होते हैं। तापमान यहाँ माइनस तक हो जाता है। तो अक्षांशीय विस्तार 50 से 70 उत्तरी अक्षांशों में है। दक्षिणी गोलार्ध में इन अक्षांशों के बीच स्थायी भाग न होने के कारण यहाँ जलवायु नहीं पाई जाती। ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड समताप रेखा टुंड्रा प्रकार की जलवायु के बीच सीमा बनाती है। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो ताप होता है उसके बाद टैगा और टुंड्रा प्रकार की जलवायु अलग होती आती है। यह शीत ऋतु लंबी होने के कारण कड़ाके की सर्दी पड़ती है। साइबेरिया तथा बारखुयास्को
यहाँ शीत ऋतु में न्यूनतम तापमान -67 डिग्री सेंटीग्रेड माना गया है। और वारखोयांस्क का वार्षिक तापमान 65.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। विश्व में अधिकतम है। टोयगा जलवायु मुख्यतः वनस्पति बोरियल वन है। इसमें वृक्षों की पत्तियां सुई के समान है। वृक्ष की जो पत्तियां हैं वो सुई के समान होती हैं। ये सदाबहार वन होते हैं। इनमें पाइन, स्प्रूस, फार के वृक्ष मुख्य रूप से पाए जाते हैं। पूर्वी साइबेरिया के बोरियल वृक्षों में लार्ज प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। यह वृक्ष अपनी पत्तियां शीतकाल में गिरा देते हैं। इस प्रकार यह पर्णपाती वृक्ष पोपलर, बीला, बर्च, एस्पेन, काला स्प्रूस आदि प्रजातियां पाई जाती हैं इन वनों में। फिर ध्रुवीय प्रकार की जलवायु। तो ध्रुवीय प्रकार की जो जलवायु है ध्रुवों के पास पाई जाती है, उसे टुंड्रा जलवायु कहते हैं। ईटी प्रकार की। तो महाद्वीपों के उत्तरी ध्रुवों तक विस्तार के कारण, जहाँ महाद्वीप उत्तरी ध्रुवों पर विस्तार है तो वहाँ यह जलवायु पाई जाती है। उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ऐसे ना होने के कारण न तो महाद्वीप ही नहीं है तो वह जलवायु प्रदेश नहीं पाया जाता। इस जलवायु प्रदेश में अंतर्गत पश्चिम में अमेरिका के अलास्का से लेकर कनाडा के पूर्व हडसन की खाड़ी वाले भागों में पाई जाती है। तो ये अलास्का क्षेत्र है, यहाँ हडसन की खाड़ी वाला क्षेत्र है, तो यहाँ भाग में पाई जाती है। और स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप में, जहाँ नॉर्वे, स्वीडन है, तो और रूसी साइबेरिया में बेरिंग जल सागर, तो बेरिंग जल सागर में, यहाँ बेरिंग जल सागर है, वहाँ विस्तृत होती है। और यहाँ गर्मियाँ सिर्फ 2 माह बस तक की होती हैं और 10 डिग्री सेंटीग्रेड सीमा निर्धारित। यह शीत ऋतु अत्यधिक कठोर और ग्रीष्म ऋतु मौसम ठंडा, गर्मी में भी मौसम ठंडा होता है। टुंड्रा के दक्षिणी भागों में ग्रीष्म ऋतु क्या होती है, 2.5 माह तक होती है ग्रीष्म ऋतु। उत्तरी भागों में 1 डिग्री 1/1 माह की होती है। तो उत्तरी भागों में जो ग्रीष्म ऋतु है या तो 2 सही 1/2 यानी 1.5-2 माह की होती है, या आधे माह तक ही होती है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड की ग्रीष्मकाल समताप रेखा, तो 10 डिग्री जो सेंटीग्रेड तापमान की समताप रेखा है वह टुंड्रा जलवायु की दक्षिणी सीमा निर्धारित करती है। तो टुंड्रा है यहाँ। और गर्मी के महीने में तापमान हिमांक से ऊपर गर्मी के महीने में क्या होता है, गर्मी के महीने में तापमान हिमांक से तापमान ऊपर होता है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे रहता है। इसी समय छोटी सी अवधि के लिए जमीन बर्फ से मुक्त हो जाती है। यहाँ बर्फ कम होती है, मतलब उस समय बस बर्फ से मुक्त होती है और घास और फफूंदी इत्यादि वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। जनवरी का तापमान -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर तक होती है। आर्कटिक महासागर में तटीय पट्टियों में आइसलैंड है, ग्रीनलैंड के हिमरेखीय किनारे विस्तृत हैं। अब हिम आच्छादित प्रदेश जो हिम बर्फ से ढके हुए हैं, तो हिम आच्छादित प्रदेश, इस जलवायु में किसी भी महीने का औसत तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं होता है। यहाँ कोई वनस्पति नहीं मिलती। ये प्रदेश स्थायी बर्फ के क्षेत्र हैं जो हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। आर्कटिक महाद्वीप, ग्रीनलैंड, आइसलैंड आर्कटिक महासागर में ध्रुवों के समीप कुछ द्वीप हैं। इस प्रकार की जलवायु विस्तृत होती है। ओलावृष्टि, शुष्क और भुरभुरी हिम के रूप में होते हैं। तो वन बिल्कुल नहीं है, तापमान 0 है और बर्फ ही बर्फ है। जलवायु को एक नज़र में देखते हैं। तो जलवायु है, जो जलवायु के वर्गीकरण को 2 पद्धति यानी कोपेन और थॉर्नबेट द्वारा प्रस्तुत की गई हैं, जो सर्वाधिक प्रचलित हैं। फिर विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश, सममहीनी प्रकार की वर्षा। तो विषुवत रेखा की जो जलवायु है उसमें क्या है, सममहीनी प्रकार की वर्षा होती है और प्रतिदिन होती है। फिर विषुवत रेखीय जलवायु यानी दक्षिण अमेरिकी अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, गिनी तट, फिलीपींस में पाई जाती है विषुवत रेखीय जलवायु।
अधिक वर्षा के कारण विषुवत-रेखीय जलवायु महोगनी, चंदन, रबर, एबोनी, सिनकोना वृक्ष पाए जाते हैं। अधिक सघनता और विविधता के कारण उपरोक्त जंगलों का दोहन अत्यंत ही कठिन है। जंगलों का दोहन नहीं हो पाता है यहाँ। फिर मानसूनी जलवायु प्रदेश व्यापारिक हवाओं के क्षेत्र के अंतर्गत है। महोगनी, मानसूनी में क्या है? महोगनी, साल, सागौन, आम के वृक्ष पाए जाते हैं। फिर मानसून जलवायु प्रदेश का विस्तार भारत, पाकिस्तान में, बांग्लादेश, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया तक है। सवाना तुल्य जलवायु सुंडा तुल्य कहा जाता है। वर्षा की मात्रा अत्यधिक विषमता पाई जाती है। सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश वेनेजुएला में, कोलंबिया, गुयाना, दक्षिणी ब्राजील और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। फिर भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार चीन में होने के कारण चीन तुल्य जलवायु प्रदेश कहा जाता है। चीन तुल्य जलवायु प्रदेश में वर्षा वर्ष भर होती है, तो वर्षा जो होती है वर्ष भर होती है। वर्षा तटीय भागों में अधिक एवं तट के अंदर की ओर जाने पर कम होती है। चीन तुल्य जलवायु में अंदर जाने पर वर्षा क्या होती है? कम हो जाती है। ग्रीष्म काल में चीन, जापान में टाइफून, संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन से वर्षा होती है, तो गर्मी में होती है ये तो चक्रवातों के कारण। फिर पश्चिमी यूरोप, पश्चिम जो यूरोप है, यूरोप तुल्य जलवायु प्रदेश सर्वाधिक विस्तार पश्चिमी यूरोप में है, इसलिए पश्चिमी यूरोप जलवायु कहते हैं। पछुआ पवन प्रवाह में आता है। फिर ओक, लिंड, बर्च, एल्सवन और आर्थिक महत्वपूर्ण अधिक होते हैं। फिर सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु वर्ष भर होती है। इस प्रदेश में कोणधारी वन तथा कम आर्द्र भागों में पेरियर घास के मैदान पाए जाते हैं। मॉस व लाइकेन टुंड्रा प्रदेश में पाए, मॉस जो है लाइकेन टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा जो है वन प्रदेशों का दूसरा नाम सेलवास है। भूमध्य रेखा के पास प्रदेश के जो वन होते हैं उसका दूसरा नाम सेलवास के वन है। मलेरिया प्रकोप उष्णाद्र जलवायु प्रदेशों में अधिक होता है, तो मलेरिया का प्रकोप उष्ण में और उष्ण आर्द्र जलवायु में होता है। गाठिया दमा का प्रकोप शीत आर्द्र जलवायु में होते हैं, शीत वाली होती है और आर्द्र होती है। विश्व में सर्वाधिक तापमान, दैनिक तापांतर सहारा तुल्य जलवायु, तापांतर शब्द ज़्यादा सहारा तुल्य जलवायु होती है। उच्च अक्षांशों की तुलना में अक्षांशों में जैव विविधता अधिक होती है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता सर्वाधिक है, तो उष्ण कटिबंध होते हैं तो वहाँ जैव विविधता अधिक है। पर्वत की चोटियों की तुलना में घास में जैव विविधता अधिक होती है। महासागर और उसके उच्चावच, तो महासागर के बारे में है इसमें। महासागर उसके उच्चावच। तो संपूर्ण सौरमंडल की व्यवस्था में मात्र पृथ्वी पर ही इतना अधिक मात्रा में जल उपलब्ध है। इसकी विशेषता पृथ्वी पर जीवन संभव बनाना मुख्य कारण भी रहा है। जल की उपस्थिति के कारण अंतरिक्ष से पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, इसीलिए इसे नीला ग्रह की संज्ञा दी जाती है। समस्त गोप का क्षेत्रफल में यानी 50.995 करोड़ वर्ग किलोमीटर में 71% भाग जलमंडल है और 29 क्षेत्रफल स्थल मंडल का विस्तार है, तो 29% भाग पर स्थल है। उत्तरी गोलार्ध में 40% और दक्षिणी गोलार्ध में 81% भाग पर जल है, तो उत्तरी गोलार्ध का जो भाग है उसमें 40% जल है और दक्षिणी गोलार्ध में 81% जल है। समस्त जलमंडल का भाग लगभग 97.3% भाग महासागरों और अंतर्देशिक समुद्रों में आच्छादित है, जबकि शेष 2.7% भाग हिमनद में, 2.7% भाग हिमनद में, सतह में, नदी में, तालाब में, झील में, भूजल में विस्तृत है। तो इतना भाग समुद्रों में है और इतना समुद्र में, इतना और जगह पे है। जल की तुलना में समुद्री भागों के ऊपर स्थित संपूर्ण स्थल भाग का आयतन, तो जितना जल है और जितना संपूर्ण स्थल है और तो उसका स्थल का आयतन क्या है 1/18वां भाग है। यदि संपूर्ण
समुद्री नीतल को शामिल करते हुए ठोस परपटी को पूर्णतः अगर समतल कर दें, मान लें कि यदि परपटी है जो ऊपर वाली पृथ्वी की संरचना, उसको समतल कर दिया जाए तो संपूर्ण संसार 3650 मीटर गहरे जल में डूब जाएगा। पृथ्वी पर संपूर्ण जीव वनस्पति जगत जीवन का आधार जल है, तो जीवन का आधार जल ही है। जबकि धरातल पर इसके नीचे भूगर्भ में स्थित विभिन्न प्रकार के जलीय स्रोतों के आधार पर महासागरीय भाग हैं। तो मतलब जमीन पर जो जल मिलता है जमीन के अंदर, उसका आधार कौन है? तो महासागरीय भाग ही है। महासागरीय भागों में ही जलीय परिसंचरण के माध्यम से सर्वत्र जल के दर्शन होते हैं। इसी के साथ ही महासागरीय जल के कारण संपूर्ण धरातल पर तापमान संबंधी संतुलन भी बना रहता है, तो तापमान को भी संतुलित करता है। जलवायु संतुलन की दशा के लिए उत्तरदायी है। तो इस तरह ये द्वीप बने हैं और पूरी पृथ्वी पर ये द्वीप हैं और बाकी यहाँ सब पानी पानी। पृथ्वी पर पाए जाने वाले महासागरों के नाम, तो महासागर हैं, प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, तो ये इस प्रकार का। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर, उसके बाद अटलांटिक है, फिर हिंद महासागर है, फिर आर्कटिक महासागर उत्तरी में है और अंटार्कटिक महासागर दक्षिणी भाग में है। इन 3 महासागरों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है, तो ये तीनों महासागर जो ऊपर वाले हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। अब प्रशांत महासागर, तो प्रशांत महासागर पढ़ लेते हैं। पृथ्वी पर सभी महासागरों में प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। इसकी कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 16 करोड़ 46,200 वर्ग किलोमीटर, 16,052 लाख है। यह पृथ्वी के 1/3 क्षेत्रफल से अधिक है। यह पश्चिम एशिया के तट से पूरब में संयुक्त राज्य अमेरिका तक विस्तृत है। प्रशांत महासागर का कुल क्षेत्रफल, तो संयुक्त राज्य अमेरिका तक विस्तृत है। पश्चिम जो प्रशांत महासागर है उसका क्षेत्रफल कितना है? पृथ्वी के 1/3 क्षेत्रफल से अधिक है, मतलब प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है वो 1/3 है। और पश्चिम में एशिया, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका तक लगाता है अपना पश्चिम भाग। प्रशांत महासागर कुल क्षेत्रफल बता रहे हैं कि 16 करोड़ 37 लाख किलोमीटर में है। पृथ्वी के क्षेत्रफल का 1/3 भाग है। इसका आकार त्रिकोणीय है जबकि गोलाकार लगता है। यह सभी महासागरों में सर्वाधिक गहरा है और इसकी गहराई कितनी है? तो 4572 मीटर है इसकी गहराई। इसकी सर्वाधिक गहराई मरियाना गहराई है और यह समुद्र तल में 11,000 मीटर तक गहरी है, 11,035 मीटर है। फिर प्रशांत महासागर में की सतह लगभग एक समान है और चौड़े उत्थान और गर्त मिलते हैं यहाँ। इस महासागर में 20,000 से अधिक द्वीप हैं। इस महाद्वीप क्षेत्रफल काफ़ी कम है, तो मतलब द्वीप बहुत हैं। इसमें महाद्वीप का क्षेत्रफल कम है। महासागरों के मध्य स्थित द्वीपीय प्रवाल ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित हुए हैं। प्रवाल हैं तो मध्य स्थित द्वीप जो प्रवाल हैं तथा ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित है। इसका सेल्फ काफ़ी चौड़ा है और विस्तृत है। इसकी चौड़ाई कितनी है? तो 160 से 1600 किलोमीटर है। इस महाद्वीपीय सेल्फ पर अनेक द्वीप समूह क्यूराइल, तो जो प्लेट है इस प्लेट पर क्या होते हैं समूह, यानी क्यूराइल द्वीप जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड आदि स्थित हैं। इसके विपरीत उत्तर और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम किनारे पर स्थित महाद्वीप सेल्फ कम विस्तार वाली हैं। इसकी चौड़ाई केवल 80 मीटर है। प्रमुख वन क्षेत्र काकोस, अल्बोडोज, सैन फेलिक्स, जुआना आदि हैं। फिर प्रशांत महासागर बेरिंग जल सागर, प्रशांत महासागर में बेरिंग जल सागर, जापान सागर, पीला सागर, चीन सागर, वांडा सागर, आराफुरा सागर आदि हैं। प्रशांत महासागर में मध्य सागरीय कटकों का अनुभव है।
हालांकि इसमें स्थानीय महत्व के कुछ बिखरे हुए कटक मिलते हैं। यहाँ बीच बीच में कटक भी पाए जाते हैं। पूर्वी प्रशांत उत्थान, पूर्वी प्रशांत में उत्थान से एल्वडोस पठार भी कहते हैं। और दक्षिण में क्या है? पूर्वी प्रशांत पठार, प्रशांत आर्कटिक कटक, चिली उत्थान में लॉर्ड हार्बो उत्थान, हवाई कटक प्रमुख है। प्रशांत महासागर में फिलीपींस द्रोणी, फिजी द्रोणी, मध्य प्रशांत द्रोणी आदि प्रमुख हैं। मध्य महासागरीय द्रोणी मिलती हैं। इसका प्रमुख है कि खाइयों में एल्यूसियन खाई, तो खाइयाँ कौन सी हैं? एलुसियन खाई है, फिर क्यूराइल खाई है, जापान खाई है, बेनिन खाई है, मिडनाव की खाई है, मरियाना की खाई सबसे गहरी है, टोंगा खाई है, अटाकामा खाई है। विशेष रूप से ये सारी खाइयाँ पाई जाती हैं। अब अटलांटिक महासागर, अंग्रेजी में एस के आकार का है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर, इसका क्षेत्रफल प्रशांत महासागर का आधा है। इसका कुल क्षेत्रफल तो 82 करोड़ 4 लाख पर किलोमीटर है। कुल क्षेत्रफल का 1/6 भाग है। तो 1/1 था, वो 1/6 भाग है ये। अफ्रीका के तट के सहारे इसकी चौड़ाई कितनी है? तो चौड़ाई 80 से 160 किलोमीटर तक है, परंतु उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप तटों के समीप इनकी चौड़ाई 250 से 400 तक हो जाती है, तो वहाँ ज़्यादा चौड़े हो जाते हैं। अब अटलांटिक महासागर पश्चिम की ओर से उत्तरी दक्षिणी अमेरिका द्वारा पूर्व की ओर यूरोप अफ्रीका से घिरा हुआ है, तो यूरोप से और अफ्रीका से घिरा हुआ है। दक्षिण की ओर इसका विस्तार आर्कटिक महाद्वीप तक है, जबकि उत्तर में है ग्रीनलैंड। तो मतलब आर्कटिक महाद्वीप तक ये फैला है दक्षिण में, और उत्तर में ग्रीनलैंड है, आइसलैंड की सीमा बनाता है। इन दोनों किनारों पर अनेक सीमांत और तटीय सागर हैं। तो इन दोनों किनारों पर ऐसा आकार का है, तो इसके इस साइड और इस साइड दोनों किनारों पर क्या है? बहुत सारे तटों हैं और सागर भी हैं छोटे छोटे। मैक्सिको की खाड़ी है, कैरेबियन सागर है, भूमध्य सागर, नॉर्वे सागर, हडसन की खाड़ी, बाल्टिक सागर, उत्तर सागर आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। अटलांटिक महासागर की मुख्य विशेषता है इसके मध्य में स्थित मध्य अटलांटिक कटक, तो मध्य अटलांटिक कटक पाई जाती है। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण में ऐस आकार में होता है। इस कटक की लंबाई लगभग 16,000 किलोमीटर की है, ऊंचाई 3 किलोमीटर है। इसके माध्यम से एक चौड़ा विभंग मिलता है, और इस कटक को 2 और ढाले मंद हैं, ढाले हैं दोनों ओर से मंद हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर में यह कटक डॉल्फिन कटक, उत्तर में इस कटक को क्या कहते हैं? डॉल्फिन कटक है। दक्षिणी कटक को चैलेंजर कटक कहा जाता है। मध्य अटलांटिक कटक के कारण अटलांटिक महासागर 2 द्रोणियों में बटा हुआ है। इन्हें पूर्वी पश्चिमी द्रोणी कहा जाता है। महासागर में खाई में प्यूर्टो रिको, कैमन, साउथ सैंडविच आदि प्रमुख हैं। फिर इस महासागर से छोटा है तो हिंद महासागर आ गया। फिर हिंद महासागर की बात है तो हिंद महासागर को अर्ध महासागर भी कहा जाता है। उत्तर में एशिया और दक्षिण में आर्कटिक, पश्चिम में अफ्रीका और पूरब में एशिया ऑस्ट्रेलिया से घिरा है। प्रशांत महासागर से और अटलांटिक महासागर के माध्यम से इन दोनों महासागरों से छोटा है। और इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 7 करोड़ 34 लाख है इसका क्षेत्रफल। तो 7 करोड़ सी से लिख देते हैं, और 34 लाख। महासागर कुल आयतन कितना है? तो महासागर का आयतन 39 करोड़
के लगभग है। औसत गहराई 400 मीटर है, 4000 मीटर है। हिंद महासागर के नितल पर असमानताएं कम मिलती हैं। तो हिंद महासागर है तो उसके नितल पर असमानताएं कम मिलती हैं। गर्त सामान्यतः नहीं पाए जाते। इसका एकमात्र अपवाद जावा द्वीप के दक्षिण व इसके समानांतर सुंडा गर्त स्थित है। तो जावा द्वीप है, जावा द्वीप के गर्त हैं, सुंडा गर्त है। प्रशांत अटलांटिक महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सीमांत सागरों की संख्या कम है। तो प्रशांत हिंद महासागर है तो हिंद महासागर में सीमांत जो सागर हैं उनकी संख्या कम है। इसमें मोजाम्बिक, चैनल, लाल सागर, बंगाल की खाड़ी आदि महत्वपूर्ण उल्लेखनीय हैं सागर उपस्थित हैं। इसमें अटलांटिक के समान ही इसमें कन्याकुमारी से लेकर आर्कटिक तक निरंतर एक जलमग्न कटक मिलता है। यह कटक हिंद महासागर को लेकर को लगभग 2 बराबर बेसिनों में व्यक्त करता है। वर्तमान में तो अटलांटिक महासागर के समान इसमें कन्याकुमारी में कटक है जो इसे 2 भागों में बेसिनों में बांटता है। कार्लसबर्ग कटक का नाम एक नए कटक की खोज से की गई है। कटक अरब सागर में 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो ये अरब सागर को 2 भागों में बांट देता है, कार्लसबर्ग कटक है। तो हिंद महासागर में स्थित अधिकांश द्वीप महाद्वीपीय खंडों के टूटकर अलग हुए, यानी भारत से के भाग है तो महाद्वीप थे तो उसी से टूटकर अलग हुए। इन द्वीपों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, श्रीलंका है, मेडागास्कर है, जंजीबारा द्वीप है। जो हिंद महासागर के पूर्वी भागों में व्यक्तिगत कम द्वीप मिलते हैं। और हिंद महासागर में 60% मैदान की ऊंचाई, तो महासागर है जो उसमें 60% मैदान की ऊंचाई 3,600 मीटर 3,600 मीटर और 5,400 मीटर है। ओमान द्रोणी, अरेबियन द्रोणी, सोमालियन द्रोणी, अंगुलहास नटल द्रोणी, अटलांटिक हिंद अंटार्कटिक द्रोणी, पूर्वी हिंद अंटार्कटिक द्रोणी, पश्चिमी अंटार्कटिक द्रोणी हिंद महासागर की प्रमुख द्रोणियां हैं। आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव की ओर स्थित है। तो आर्कटिक जो महासागर है वो उत्तरी ध्रुव की ओर स्थित है। अन्य 3 महासागरों की अपेक्षा यह सबसे छोटा महासागर है। इसका कुल क्षेत्रफल 14 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, 14 करोड़ 90, जबकि इसका कुल घनत्व 90,000 है। जबकि इसका कुल घनत्व कितना है आर्कटिक का, तो 16 करोड़ 98,000 के लगभग घनत्व में घन मीटर है। गहराई 3500 मीटर है, गहराई है 3500 मीटर। तो इसमें आइसलैंड वन क्षेत्र, मैन वन क्षेत्र, रिज, आर्कटिक महासागर बेसिन में ग्रीनलैंड, नॉर्वे आते हैं। फिर अंटार्कटिका जो दक्षिण में है अंटार्कटिका, तो अंटार्कटिका महासागर दक्षिणी ध्रुवीय महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर फैला है। कुछ विद्वानों के अनुसार अंटार्कटिका महासागर स्वतंत्र महासागर न होकर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर हिंद महासागर का दक्षिणी विस्तार मात्र है। तो आर्कटिक महासागर की गहराई अंतरिक्ष में 600 मील, तो अफ्रीका में, दक्षिण एशिया में अमूल तुल्हांस अंतरिक्ष के पास 2400 मील है। अंटार्कटिक महासागर की सतह पर औसत तापमान 29.8 फ़ारेनहाइट है। तल पर तापमान 32 से 37 फ़ारेनहाइट हो जाता है। तो इस तरह महासागर है। फिर महासागर में बेसिन है, महासागरीय बेसिन। तो महासागरीय बेसिन में स्थल मंडल की भांति जल मंडल में भी उच्चावच संबंधी विषमताएं पाई जाती हैं। समुद्र वैज्ञानिकों द्वारा स्थल मंडल जल मंडल के उच्चावचों के बीच भिन्न गहराइयों के अनुपात ज्ञात किए गए हैं। इनके अनुसार संपूर्ण महासागरीय भाग की औसत गहराई, संपूर्ण महासागर है इसकी औसत गहराई कितनी है, तो 3,800 मीटर है, जबकि स्थल की औसत गहराई 840 मीटर है। महासागरीय उच्चावच
तो विभिन्न महासागरों की संरचना, संरूपण, उच्चावच आकार एक दूसरे से भिन्न है। स्थलीय आकारों की तुलना में महासागरों का तल एक रूपता होता है। फिर भी सागरीय जल के नीचे महत्वपूर्ण ऊंचाई, धसाव, तो सागर जल के नीचे भी ऊंचाई है, धसाव पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागरों के प्रमुख उच्चावचों को उच्च ज्यामितीय वक्र द्वारा समझा जा सकता है। तो उच्च ज्यामितीय वक्र तो समानुपातिक दृष्टि से संपूर्ण भूमंडल में स्थल मंडल की ऊंचाई, जलमंडल की गहराई को उच्च ज्यामितीय वक्र के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। यानी स्थल मंडल पर जो ऊंचाई है और सागरों में जो गहराई है उसे एक वक्र के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। इस वक्र में महाद्वीपीय उच्च भागों, पर्वत श्रेणियों के साथ ही महासागरीय नीतल में स्थित 4 प्रमुख उच्चावच मंडलों को भी दर्शाया जाता है। सागर के नीचे भी जो उच्चावच है उसे दर्शाया जाता है। जैसे महासागरीय मग्न तट होते हैं, महासागरीय मग्न ढाल होते हैं, गहरे महासागरीय मैदान होते हैं, महासागरीय गर्त, जो इस तरह से गर्त बने होते हैं महासागरों में। तो महासागरीय मग्न तट महाद्वीपों के किनारे वाला वह भाग जो महासागरीय जल में डूबा रहता है। यहाँ सागरों की औसत गहराई 150 से 200 मीटर होती है। तो गहराई कितनी होती है मग्न तट की? तो 200 मीटर तक पाई जाती है। जबकि ढाल 1 से 3 डिग्री तक पाया जाता है। ढाल 1 से 3 होता है। चौड़ाई में भिन्नता पाई जाती है। सामान्यतः इनकी चौड़ाई 48 किलोमीटर मानी है, जबकि कुछ स्थानों पर 1000 किलोमीटर तक अधिक चौड़े मग्न तट पाए जाते हैं। मग्न तट की चौड़ाई तटीय उच्चावच का नियंत्रण रहता है। जहाँ पर तट से लगे उच्च पर्वतीय भाग होते हैं वहाँ मग्न तट संकरे होते हैं। उदाहरण के लिए दक्षिण अमेरिका, प्रशांत महासागरीय, एंडीज पर्वतमाला के संकरे तट पाए जाते हैं। इसके विपरीत जहाँ स्थलीय तटवर्ती मैदान हैं वहाँ मग्न तट अधिक विस्तृत होते हैं। जैसे परंतु मिसिसिपी के मुहाने पर मग्न तट सकरा है। तो अब बात भी है कुछ इसी प्रकार पश्चिम मग्न तट पूर्वी मग्न तट की अपेक्षा 3 गुना चौड़ा है। तो पश्चिम का जो मग्न तट है वो पूरब से भी चौड़ा है, 150 से 200 किलोमीटर तक चौड़ा है। जबकि भारत के पश्चिम तट पर्वत हैं, पश्चिम तट पे पर्वत हैं सीधे, और पूर्वी तट पे मैदान है, इसलिए इस नियम के अपवाद भी मिलते हैं। महासागरीय नीतल में संपूर्ण क्षेत्रफल का, महासागरीय जो नीतल है उसमें संपूर्ण क्षेत्रफल में 8.6% भाग पर मग्न तट के रूप में। तो संपूर्ण जो सागर है उसमें से, संपूर्ण सागर में से 8.6% तक सागरीय तट पाए जाते हैं। जैसे अटलांटिक महासागर में सर्वाधिक तो अटलांटिक है, तो वहाँ 13.13% भाग पर मग्न तट है। तो अटलांटिक महासागर तो उसकी साइड और इस साइड दोनों तरफ मग्न तट है। तो सबसे बड़ा मग्न तट यहीं पाए जाते हैं इस वाले सागर में। मग्न तट की उत्पत्ति कई कारणों से होती है, जिसमें सागरीय की तरंगें, अपारदन, नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप, महाद्वीपीय और महासागरीय तली में उठने वाली संवहन तरंगों के संपीड़न से महाद्वीप के किनारों पर अवतलित होना, सागर में गिरावट के कारण अपारदन है। महत्व की दृष्टि से तट मानव जीवन के लिए काफ़ी उपयोगी हैं, क्योंकि इन पर सभी प्रकार के समुद्री खाद्य पदार्थों की अधिकांश मात्रा होती है। ये मत्स्यायन के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र भी हैं तथा विश्व में संपूर्ण खनिज तेल, प्राकृतिक गैस लगभग 20% उत्पादन इन्हीं तटीय में किया जाता है। महाद्वीपीय मग्न ढाल होते हैं। तो महाद्वीपीय मग्न ढाल जल मग्न तट एवं गहरे सागरीय मैदान के बीच तीव्र ढाल वाला मंडल है। इस ढाल पर जल की गहराई 200 मीटर और 2000 मीटर तक होती है। यह ढाल भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। समस्त महासागरीय क्षेत्रफल में 8.5% पाए जाते हैं। तो मग्न ढाल जो हैं, जो पहले तट थे, अब तट थोड़ी इस तरह थे, अब ढाल थोड़ी इस तरह से हैं। तो ढाल हैं तो 8.5% भाग पर पाए जाते हैं। अटलांटिक महासागर में 12.4% प्रशांत महासागर में और 7% हिंद महासागर में 6.5% भाग मग्न ढाल होते हैं। तो अटलांटिक में कितने हैं? 12 हैं, ज़्यादा ढाल हैं। प्रशांत महासागर में 7% हैं, हिंद महासागर में 6 हैं।
तो इस तरह से हैं, विस्तार पाया जाता है। मगर ढालों पर सागरीय निक्षेप का अभाव रहता है। ढाल पर है, सागर के निक्षेप नहीं पाए जाते हैं। इन ढालों अधिक होने से निक्षेप नहीं रुक पाते और ढाल के निर्माण के विषय में दो मत प्रचलित हैं। पहले मत के अनुसार सागरीय तरंगें द्वारा अपर्दन के कारण, जब दूसरे सागरीय तरंगों वाला मत है कि सागरीय तरंगों से अपर्दन के द्वारा बने होंगे। दूसरा है विवर्तनीय भ्रंश के कारण मग्न ढाल बने होंगे। तो भ्रंश जो होगा उसके सहारे, उसके कारण बन गए होंगे। इसका औसत ढाल 5 होता है कि औसत 5 डिग्री तक होता है ढाल। और तटों का ढाल कितना था? 2 से 3 था और ये ढाल 5 है। इसमें अंतःसागरीय कंदराएं भी पाई जाती हैं। इस ढाल वाले भाग को महाद्वीपीय भाग का अंतिम छोर माना जाता है। तो महाद्वीप वाला भाग है उसका अंतिम छोर है ये, एवं इसके आगे महासागरीय नीतल प्रारंभ हो जाता है। विश्व के महासागरीय भागों में इन ढालों पर अंतःसागरीय कैनियन की उपस्थिति पाई जाती है। कैनियन या गहरी खाइयों के सबसे बड़े अंतिम भाग में पंखाकार निक्षेप पाए जाते हैं। महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीप जो होते हैं महाद्वीपीय मग्न ढालों पर यद्यपि समुद्री निक्षेपों का अधिक जमा मिलता है। तो यहाँ महासागरीय जो समुद्र है तो समुद्री निक्षेपों का अत्यधिक जमा मिल जाता है नितल पर, परंतु कहीं कहीं नदियों द्वारा लाई गई स्तरीय जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप मिलता है। तो अब आकृति दृष्टि से यहाँ 5 प्रकार के होते हैं। तो मैदान आ जाते हैं इसके बाद। तो मग्न ढाल आकृति की दृष्टि से 5 प्रकार के होते हैं। अति तीव्र ढाल वाले, मंद ढाल, भ्रंशित ढाल, सीढ़ीनुमा ढाल, वे ढाल जिस पर समुद्री पर्वत टिके होते हैं। तो महाद्वीपीय ढाल समुद्र के 6.5% भाग पर पाए जाते हैं। तो मग्न ढाल जो होते हैं वो 6.5% भाग पर पाए जाते हैं महाद्वीपों के। अब है गहरे सागरीय मैदान। तो मैदान है, तो मैदानों को पढ़ते हैं। महासागरीय तट में यानी बेसिन में महाद्वीपीय मग्न ढाल के पश्चात गहरा सागरीय मैदान प्रारंभ होता है। तो गहरा सागर मैदान प्रारंभ होता है जो संपूर्ण तली के लगभग 76% क्षेत्र को आवृत किया गया है। तो 76% भाग पर क्या है? मैदान है समुद्री महासागरीय मैदान। इनकी गहराई 30,000 मीटर 3,000 मीटर से लेकर 6,000 मीटर तक होती है। तो गहराई 3,000 से 6,000 मीटर तक पाई जाती है। इनका समतल धरातलीय मैदान की तुलना में उच्चावच प्रदान करता है। तो मैदान में भी उच्चावच होते हैं। इनका ढाल 1 डिग्री से कम हो पाया जाता है। तो ढाल कम होता है, 1 डिग्री से कम पाया जाता है। सामान्यतः समुद्र की ओर से ये पहाड़ियों से घिरे होते हैं। गहरे सागरीय मैदानों पर जलज निक्षेप और समुद्री जीवों के अस्थि पंजरों का जमाव पाया जाता है। अवसादों के जमाव के कारण अवसादों के जमाव के कारण ही इसमें विषम स्थलाकृतियाँ समतल हो जाती हैं। 20 डिग्री उत्तर से 60 डिग्री दक्षिण के मध्य सागरीय मैदान का विस्तार सर्वाधिक पाया जाता है, जबकि 60 डिग्री 70 उत्तरी अक्षांशों के उत्तर जो अक्षांश है तो उत्तरी अक्षांशों के मध्य इनका अभाव पाया जाता है। फिर इनका सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है कहाँ? 60 से 70 उत्तरी अक्षांशों में। तो 60 से 70 अक्षांश में पाया जाता है। महासागर में 80.1% और अटलांटिक महासागर में 54.9% भाग पर सागर के मैदान हैं। तो सागर के मैदान हैं, सागर मैदान है। तो यहाँ प्रशांत महासागर में 80% भाग पर हिंद मैदान है, महासागर मैदान है। अटलांटिक में हिंद महासागर में 80% मैदान है, अटलांटिक वाले में 54 मैदान है, 54% भाग पर मैदान है। महासागरीय गर्त
महासागरीय गर्त, ये महासागरीय बेसिन में सबसे निचले भाग है। इनकी तली तो गर्त होते हैं जो इतने तल होता है, फिर यहाँ गर्त इस तरह हो जाते हैं। तो महासागरीय बेसिन में सबसे निचले भाग होते हैं। इनकी तली औसतन महासागरीय तल के काफ़ी नीचे होती है। इनकी स्थिति सर्वत्र न मिलकर यत्र बिखरे हुए रूप में मिलती है, तो कहीं कहीं मिलती है। वास्तव में ये महासागरीय तल पर स्थित तीव्र ढाल लंबे पतले गहरे अवनमन के क्षेत्र हैं। इनकी उत्पत्ति महासागरीय तलीय पृथ्वी के क्रिस्ट के बलन और भ्रंशन के परिणाम स्वरूप मानी जाती है, अर्थात इनकी उत्पत्ति बलन विवर्तनीय क्रियाओं से हुई है। यद्यपि महासागरीय गर्तों में उपस्थित सभी महासागरों में है, किंतु प्रशांत महासागर में सबसे अधिक मिलते हैं। 32 गर्त प्रशांत महासागर में, 19 गर्त अटलांटिक महासागर में है और 6 गर्त हिंद महासागर में है। तो हिंद महासागर में 6 हैं और 19 हैं अटलांटिक में और 32 है प्रशांत में। महासागर पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर इनकी लगभग एक निरंतर श्रृंखला मिलती है। मरियाना गर्त सबसे गहरा है जो 11,000 मीटर तक का है। फिर वृत्त मंडलों के अतिरिक्त महासागरीय तल में अनेक जलमग्न लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कटक भी हैं, महासागरों में मिलते हैं, पहाड़ियाँ महासागरों में, समुद्री पर्वत और गाइट ऑस्ट खाड़ियाँ, कैनियन, गर्त, विभंग, ये सारी चीज़ें आदि पाए जाते हैं। अनेक द्वीप, प्रवाल भित्तियाँ और ज्वालामुखी पर्वत आदि महासागरीय तल की विविधता हैं, यहाँ पाए जाते हैं। महासागरीय गर्त हैं जो, तो चैलेंजर या मरियाना गर्त, तो ये कहाँ है? उत्तर पश्चिम प्रशांत में है, तो उत्तर में और पश्चिमी प्रशांत सागर में है। फिर अटाकामा और टोंगा गर्त, तो मध्य पश्चिम प्रशांत, मध्य में और पश्चिमी प्रशांत में है। फिलीपींस, तो ये उत्तर पश्चिमी प्रशांत में है। फिर टास्कोरा उत्तर पश्चिम प्रशांत में है। फिर ब्यूटोरिस्को उत्तर पश्चिम प्रशांत में है। फिर रेमसे उत्तर पश्चिम अटलांटिक में है, तो उत्तर पश्चिम में अटलांटिक में है। फिर सुंडा ये दक्षिण पूर्वी हिंद महासागर में है। फिर उपयुक्त आकृतियों के अतिरिक्त कुछ अन्य आकृतियों की महासागरीय तल पर पाई जाती हैं। जलमग्न कटक, तो जलमग्न जो कटक होते हैं, महासागरीय नीतल पर मिलने वाले जलमग्न कटक विशाल पर्वत श्रेणी हैं। तो जो कटक होते हैं जो वो विशाल पर्वत श्रेणी होते हैं जो पृथ्वी पर सबसे लंबे पर्वत तंत्र का निर्माण करते हैं। मध्य अटलांटिक कटक इनका सबसे अच्छा उदाहरण है। इन पर्वतों की कुल लंबाई 75,000 किलोमीटर से अधिक है। इनके निर्माण के लिए विवर्तनीय शक्तियाँ एक महत्वपूर्ण, तो विवर्तनीय शक्तियाँ जो है एक महत्वपूर्ण कारक हैं। ये मुख्यतः महासागरों के मध्य में पाए जाते हैं। कहीं कहीं इनके शिखर जल स्तर से ऊपर उठकर द्वीपों का रूप धारण कर लेते हैं। तो जो शिखर होते हैं जो, तो जल स्तर से ऊपर उठकर द्वीपों का रूप धारण कर लेते हैं। और आर्जेउस और कैप वर्ड द्वीप इसके प्रमुख उदाहरण हैं। जलमग्न कैनियन, तो महासागरीय नीतल पर मिलने वाले गहरे गर्त जलमग्न कैनियन कहलाते हैं। ये तीव्र ढाल वाली गहरी घाटी के रूप में स्थित होते हैं, तो गहरी घाटी के रूप में, तीव्र ढाल वाली गहरी घाटी के रूप में स्थित होते हैं। हडसन कैनियन जो हडसन नदी के मुहाने से प्रारंभ होकर अटलांटिक महासागर तक विस्तृत है। विश्व का सबसे बड़ा प्रसिद्ध जलमग्न कैनियन है अटलांटिक में। फिर सबसे अधिक कैनियन प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। संसार में सबसे लंबे जलमग्न कैनियन बेरिंग जल सागर में पाए जाते हैं। इनका नाम बेरिंग प्रतिलाफ या जेमचेंग कैनियन है। वह नितल की पहाड़ियाँ, नितल में पहाड़ियाँ होती हैं। तो महासागरीय नितल पर हजारों की संख्या में ऐसी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं जो समुद्र में डूबी हुई हैं। इन पहाड़ियों का नितल 1000 मीटर से ऊपर उठा है, तो 1000 मीटर ऊपर तक भी उठी हुई हैं। ये समुद्री पर्वत कहते हैं। सपाट सागरीय बैंक या चबूतरा महाद्वीपीय सीमाओं पर स्थित 64 उथले भाग सागरीय बैंक कहलाते हैं। यूरोप के पश्चिम तट पर डागर बैंक, न्यूफाउंडलैंड के पास ग्राउंड बैंक है। शीर्ष वाले पर्वतों को गाइआउंट कहा जाता है।
तट 16 प्रवाल भित्ति। महासागरीय नीतल के उच्च क्षेत्रों के ऊपरी भागों पर स्थित तट 16 की भांति वे जलमग्न ठोस आकृतियां हैं जो क्रमशः प्रदान होता है। तो 16 होती हैं, ऊपरी भागों पर स्थित होती हैं, जलमग्न ठोस आकृतियां हैं तट और 16 और भित्तियां। इनमें तट 16 जो भित्तियां हैं इनमें निक्षेपण और जैविक क्रियाओं को से निर्मित होती हैं। महाद्वीपों के किनारे स्थित समतल शीर्ष वाले उत्थान तट कहलाते हैं। इन्हें नौ संचालन के लिए पर्याप्त होती हैं। तो यह नौ संचालन होता है। शैल जलमग्न उत्थान के विभाग भाग होते हैं जहाँ जल की गहराई छिछली होती है। प्रवाल भित्तियों का निर्माण सागरी जीव मूंगा कोरल क्लिप के अस्थिर पंजर के समेकन या संयोजन द्वारा होता है। अब भित्तियाँ कई प्रकार की होती हैं। तटीय भित्ति, प्रवाल भित्ति, प्रवाल वलय भित्ति। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड है जो ऑस्ट्रेलिया, उसके समीप विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति पाई जाती है जिसका नाम ग्रेट बैरियर प्रवाल भित्ति है। महासागरीय जल का तापमान, लवणता और निक्षेप। तो महासागर में जल है जो महासागरीय जल, उसका महासागरीय जल का तापमान, लवणता और निक्षेप। तो महासागरीय जल में तापमान कितना है? तो धरातल पर विद्यमान संपूर्ण जल का 97% भाग महासागरीय जल के रूप में होता है। तो संपूर्ण जल का 97% भाग महासागर में होता है। इस जल को दो प्रमुख महत्वपूर्ण गुण होते, तापमान और लवणता। तो तापमान और लवणता इसके गुण होते हैं। सागरीय जल के तापमान का वास्तविक स्रोत सूर्य है। तो सागरीय जल होता है तो सागरीय जल के तापमान का वास्तविक स्रोत सूर्य है। इससे प्राप्त होने वाली सूर्य ताप की मात्रा महासागरीय जल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो सागरीय जल होता है तो सागरीय जल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। यह तापमान महासागरीय जल में एक महत्वपूर्ण भौतिक गुण के रूप में कार्य करता है। तो सागर जल क्या है? अवशोषित कर देता है जल ऊर्जा को, और ये भौतिक गुण के रूप में कार्य करता है क्योंकि इसमें महासागरीय जल राशियों का परिसंचरण तथा उनसे अन्य विशेषताएं नियंत्रित की जाती हैं। महासागरीय जीवों, वनस्पतियों के प्रकार और जीवन वितरण तापमान से ही सर्वाधिक प्रभावित होता है। सामान्यतः महासागरीय जल का तापमान लगभग -5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तो महासागर जल है उसका तापमान -5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। सूर्य ताप पर सर्वाधिक अवशोषण जल की ऊपरी सतह द्वारा होता है। फिर बरसेली महोदय ने सूर्य ताप का अवशोषण करने वाली जलीय सतह की गहराई का 1 मीटर बताई है। कि सूर्य का जो अवशोषण करती है, सूर्य ताप का अवशोषण करने वाली जल की गहराई है वो 1 मीटर है और उसके नीचे तापमान में क्रमशः कमी आ जाती है। 1 मीटर के नीचे कमी आती जाती है। इसी तरह सागरीय भागों में तापमान में स्थानिक और सामयिक रूप से अंतर, यानी स्थान के अनुसार सागर के तापमान में अंतर भी होता है। तो महासागरों की ताप संरचना में 3 स्तर प्रणालियां हैं। ऊपरी स्तर, इसमें यह प्रसागरीय जल की सतह से 500 मीटर की गहराई तक होती है। तो जल की सतह से 500 मीटर की गहराई तक होती है। इसका औसत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यह परत उष्णकटिबंधीय महासागरों में वर्ष भर रहती है। तो उष्णकटिबंधीय महासागर होते हैं तो वहाँ वर्ष भर रहती है, परंतु मध्य अक्षांशों में ग्रीष्म काल में ही विकसित होती है। तो मध्य अक्षांश जो होते हैं मध्य अक्षांशों में ग्रीष्म काल में विकसित होती है। तो यह परत सागरीय जल की 500 मीटर की गहराई तक होती है और तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक होता है ऊपरी परत में। फिर अगली है मध्य परत, थर्मोक्लीन परत। यह ताप प्रवणता कहते हैं। यह तापमान में अंतर ज़्यादा होता है तो इसे ताप प्रवणता कहते हैं। इस परत की गहराई बढ़ने के साथ तापमान तीव्र गति से घटता है। निम्न अक्षांशों में धीरे धीरे घटता है, यानी भूमध्य रेखा पर धीरे धीरे घटता है। इस परत की मोटाई 500 मीटर से 1000 मीटर तक होती है।
फिर तीव्र स्थिरता, इस परत का विस्तार महासागरों में 1000 मीटर की गहराई से तली तक होता है। इस परत की गहराई के साथ तापमान परिवर्तन की दर बहुत कम होती है, तो इसमें तापमान जो है परिवर्तन की दर बहुत कम होती है। आर्कटिक और अंटार्कटिक अक्षांशों में तल का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अब है महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। तो महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक में है अक्षांश। तो तापमान कौन प्रभावित करता है? अक्षांश। भूमध्य रेखा पर महासागरीय जल का तापमान अधिकतम और ध्रुवों पर न्यूनतम होता है। जहाँ भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो तापमान घट जाता है। यह कारण है कि यहाँ के सूर्य की किरणें ध्रुवों की ओर तिरछी जाती हैं। भूमध्य रेखा से 40 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महासागरीय जल का तापमान वायु के तापमान से कम किंतु 40 डिग्री से ध्रुवों के बीच अधिक रहता है। फिर प्रचलित पवनें हैं। प्रचलित पवनें अपने समुद्र तल के जल को बाहर ले जाती हैं। तो प्रचलित जो पवनें होती हैं वो समुद्र तल से जल को बाहर ले जाती हैं। इसकी पूर्ति के लिए समुद्र के निचले भाग में से ठंडा जल ऊपर आ जाता है। तो प्रचलित पवनें होती हैं ऊपरी जल को बाहर ले जाती हैं, लेकिन नीचे से ठंडा जल आ जाता है। इस प्रकार जिस ओर वायु चलती है वहाँ का तापमान कम हो जाता है। इसी कारण से उष्णकटिबंध में सनमार्गी या व्यापारिक पवनों के प्रभावाधीन महानगरों में पूर्वी भागों में समुद्री जल का तापमान कम और पश्चिमी भागों में तापमान अधिक होता है। अब है जल और स्थल के वितरण में असमानता। जल और स्थल में असमानता होती है। उत्तरी गोलार्ध में स्थल अधिकता है और दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता है। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थल अधिक है और दक्षिणी गोलार्ध में जल अधिक है। और अधिकता के कारण यहाँ उत्तरी गोलार्ध में महासागरों का तापमान दक्षिणी गोलार्ध महासागरों के तापमान से अधिक होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या है? तापमान अधिक होता है। और ठंडे स्थल भाग महासागरों के तापमान को घटा देते हैं। तो ठंडे जो स्थल भाग हैं वो महासागरीय तापमान को घटा देते हैं। स्थल क्योंकि जल्दी ठंडे होते हैं तो वो तापमान घटा देते हैं। स्थल खंडों से घिरे हुए महासागर का तापमान ग्रीष्म ऋतु अधिक और शीत ऋतु में कम होता है। जो महासागरों से घिरे होते हैं जो भाग तो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडे होते हैं। इसीलिए स्थल से घिरे जलीय भाग शीघ्र गर्म और ठंडे होते हैं। अब महासागरीय धाराएं। तो महासागर की धाराएं गर्म धाराएं तापमान को अधिक तथा ठंडी धाराएं तापक्रम को कम करती हैं। तो जो गर्म धाराएं होती हैं तापमान को अधिक और ठंडी धाराएं तापमान को कम कर देती हैं। जैसे गल्फ स्ट्रीम धारा उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट तथा उत्तर पश्चिमी यूरोप के पास सागरीय तापक्रम को बढ़ा देती है। इस प्रकार क्यूरोसीवो की धारा एशिया के पूर्वी भाग में गर्म जल को अलास्का तक ले जाती है। इसके भी ठंडी धाराएं तापमान को नीचा कर देती हैं। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर लैब्राडोर ठंडी धारा के कारण तापमान हिमांक के पास पहुंच जाता है। तो लैब्राडोर की ठंडी धारा आती है तापमान को कम कर देती है। लवणता। तो अधिक लवणता वाले जल अधिक ऊष्मा का शोषण करते हैं, जबकि कम लवणता वाले जल कम ऊष्मा का शोषण करते हैं। इसीलिए लवणता होने पर जल का तापमान अधिक और कम लवणता होने पर तापमान कम होता है। तो लवणता भी प्रभावित करती है। फिर अन्य महत्वपूर्ण कारक हैं जैसे तूफान, चक्रवात, हरिकेन सागरीय तापमान को प्रभावित करते हैं, परंतु इनके द्वारा दैनिक तापमान पर अधिक प्रभाव पड़ता है। निम्न अक्षांशों में स्थित सागरों का तापक्रम उच्च अक्षांशों में स्थित सागरों के तापक्रम से अधिक होता है। तो निम्न अक्षांशों पर तापमान अधिक होता है। भूमध्य सागरीय भागों में भूमध्य सागर के जो भाग हैं भूमध्य रेखा के भागों में तापमान अधिक और वर्षा के कारण उच्च नहीं होता है। तो वर्षा अधिक होती है तो वहाँ तापक्रम अधिक नहीं हो पाता। इसी प्रकार अक्षांशीय दृष्टि से विस्तृत सागरों का तापक्रम देशांतरीय दृष्टि से विस्तृत सागरों के तापक्रम से कम होता है। तो इस प्रकार अक्षांश की दृष्टि से जो सागर का तापक्रम है वो देशांतरीय दृष्टि से विस्तृत सागरों से तापमान कम होता है अक्षांश वालों का। महासागरीय भागों में
तापमान का वितरण। तो महासागरीय भागों में भूमध्य रेखा के समीपवर्ती क्षेत्रों में वर्ष भर उच्च तापमान की दशा पाई जाती है। तो भूमध्य रेखा होती है तो उसके समीप हमेशा उच्च तापमान दशा मिलती है, जबकि ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान घट जाता है। फिर भूमध्य रेखा पर औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है और 20 डिग्री अक्षांशों पर तापमान घटकर फिर 20 डिग्री अक्षांश पर घटकर 23 हो जाता है। 40 डिग्री अक्षांशों पर 14 हो जाता है। 60 अक्षांशों पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। तो ध्रुवों की ओर जाने पर घटता जाता है। फिर महासागरीय जल की ताप रेखा जो है, महासागरीय जल में ताप रेखा 0 डिग्री सेंटीग्रेड ध्रुवों की ओर 1.5 मेढ़ वृत्त बनाती हुई दर्शाई देती है। तापक्रम में यह गिरावट साधारण तथा प्रत्येक अंश आगे बढ़ने पर 0.5 फ़ारेनहाइट की दर से होती है। सभी महासागरों का औसत वार्षिक तापक्रम 63 फ़ारेनहाइट निश्चित किया गया है कि सभी महासागरों का औसत वार्षिक तापमान अंतर कितना है, तो तापक्रम 63 डिग्री फ़ारेनहाइट। उत्तरी गोलार्ध का औसत वार्षिक तापक्रम, उत्तरी गोलार्ध है तो उत्तरी गोलार्ध का औसत वार्षिक तापक्रम 67 फ़ारेनहाइट है और दक्षिणी गोलार्ध में 61 फ़ारेनहाइट है। दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता के कारण तापमान कम होता है। महासागरीय भागों में सर्वाधिक तापमान उष्णकटिबंध घिरे हुए सागरों में अंकित किया जाता है। तो सर्वाधिक तापमान कहाँ? उष्णकटिबंधीय घिरे हुए सागरों में अंकित किया जाता है। लाल सागर में ग्रीष्मकाल की सतह के जल का औसत तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड मापा जाता है। तो लाल सागर का जो तापमान है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। प्रचलित पवनें एवं सागरीय जलधाराओं के कारण महासागरीय भागों में समताप रेखाएं अक्षांश रेखाओं के समानांतर न होकर विक्षेपित रूप खींचती हैं। तो समताप रेखाएं होती हैं वो विक्षेपित रूप में होती हैं। उष्णकटिबंधीय भागों में व्यापारिक पवनों के कारण महासागरों के पूर्वी भाग में तापमान पश्चिम भाग के तापमान की अपेक्षा कम पाया जाता है। तो व्यापारिक पवनों के कारण पूर्वी भाग में जो है तापमान पश्चिम भागों की तापमान की अपेक्षा कम होता है, पश्चिम वाले भागों में तापमान अधिक होता है। इस प्रकार समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पछुआ पवनों के प्रभाव से महासागरों के पूर्वी भाग का तापमान पश्चिम भागों की अपेक्षा अधिक रहता है। सूर्यताप की प्राप्ति महासागरों की सतह वाले जल द्वारा की जाती है, इसीलिए गहराई के साथ तापमान में कमी आ जाती है। इसका कारण अधिक गहराई तक सूर्य की किरणों का ना पहुंच पाना है भी है। फिर धरातलीय भागों में सामान्यतः महासागरीय भागों में तापमान नीचे की ओर घट जाने की कोई निश्चित दर नहीं होती है। तो धरातलीय भाग है तो धरातल भाग के समान महासागर के भाग में तापमान में नीचे की ओर घट जाने की कोई निश्चित दर नहीं होती, क्योंकि निम्न स्तरीय जल के ऊपर आ जाने और सघन धरातलीय जल के नीचे चले जाने, स्थानीय उच्च सूर्यताप की प्राप्ति एवं अधतलीय जलमग्न अवरोधों के कारण इसी दर प्रभावित होती रहती है। महासागरीय जल की लवणता। महासागरीय जल में अनेक प्रकार के लवण के घोल के रूप में मिलने होने के कारण ही उसके जल में खारापन पाया जाता है। तो महासागरीय जल में अनेक प्रकार के लवण होते हैं, तो लवणों के कारण खारापन पाया जाता है। यह समुद्र जल का एक भौतिक गुण है। सामान्य रूप से लवण का अर्थ समुद्र में घुले हुए लवणों की कुल मात्रा, जिस लवण का भाग 1000 ग्राम के रूप में मानते हैं अथवा हाउथ दाह के रूप में मापते हैं। यह सागर की गतिकी या ऊष्मगतिकी संचरणों, पारिस्थितिक तंत्रों या अन्य भौतिक दशाओं जैसे तापमान, घनत्व, विद्युत सुचालकता आदि को प्रभावित करता है। महासागरीय जल की औसत लवणता 35 ग्राम है। तो लवणता औसत महासागर की 35 ग्राम है, यानी 1000 किलोग्राम में
35 ग्राम लवणता है। महासागरीय जल की लवणता से सागरीय जीव एवं वनस्पतियां प्रभावित होती हैं। लवणता के कारण ही महासागरीय जल का हिमांक तथा उसका क्वथनांक बिंदु सामान्य जल की अपेक्षा अधिक पाए जाते हैं। सागरीय जल में लवणता की मात्रा अधिक होने पर उसका वाष्पीकरण धीमी गति से संपन्न होता है और उसका घनत्व बढ़ जाता है। सागरीय जल में घुले हुए लवण मात्रा प्रतिशत ग्राम इकाई में 1000 ग्राम इकाई में। तो सोडियम क्लोराइड कितनी 127 मात्रा 27 से 213 होती है। फिर मैग्नीशियम 3 से 807, मैग्नीशियम सल्फेट 1 से 685, कैल्शियम 1 से 260, पोटेशियम सल्फेट 0 से 863, कैल्शियम कार्बोनेट 0 से 123, मैग्नीशियम ब्रोमाइड 0 से 176, यानी कुल 35% यौगिक पाए जाते हैं। तो जल में घुले हुए लवण की मात्रा है। अब है महासागरीय जल की लवणता में स्थानीय अथवा काल दृष्टि से अंतर मिलता है, जिससे आयनीय भागों में कर्क रेखा एवं मकर रेखा के पास अधिक तापमान होता है, इसलिए वाष्पीकरण भी अधिक होता है और पानी की आपूर्ति न होने पर इस भाग में लवणता अधिक पाई जाती है। जबकि भूमध्य रेखीय भागों में उच्च तापमान भूमध्य रेखा होती है तो उसके पास उच्च तापमान होता है और बहुत होते हुए भी घनघोर वृष्टि के कारण लवणता कम मिलती है। महासागरीय जल में मिलने वाली लवणता का सबसे प्रमुख स्रोत पृथ्वी है। महासागरों की उत्पत्ति के समय ही अधिकांश लवण इनके जल में घुल गए। तो महासागरों की जब उत्पत्ति हुई तभी अधिकांश जल इसमें घुल गए लवण, जिसके पश्चात स्थलीय भागों में प्रवाहित होकर सागर में गिरने वाली नदियों तथा सागरीय लहरों को तटीय भागों में किए जाने वाले अपरदन के परिणाम सब लवणों की कुछ न कुछ मात्रा निरंतर सागरों में मिलती रहती है और उसके जल में लवणता की मात्रा में वृद्धि होती रहती है। महासागरों में लवणता का वितरण। महासागरीय जल में लवणता का वितरण क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों रूप में पाया जाता है। महासागर है तो उसमें लवणता का वितरण क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों रूप में पाया जाता है। क्षैतिज रूप में विभिन्न स्थानों पर सागरीय जल की लवणता की मात्रा में भिन्नता पाई जाती है। सामान्यतः सर्वाधिक लवण वाले क्षेत्र अधिक वाष्पीकरण या कम वर्षण वाले भागों में मिलते हैं। तो जो सर्वाधिक लवणता वाले क्षेत्र हैं जहाँ वाष्पीकरण अधिक होता है लेकिन वर्षा कम होती है और वहाँ मिलते हैं लवणता। तो स्वच्छ आकाशीय दशाएं होती हैं, उच्च तापमान की प्राप्ति और व्यापारिक पवनों के कारण तीव्र गति से वाष्पीकरण की क्रिया होती है। तो वाष्पीकरण अधिक होता है और वर्षा कम होती है तो वहाँ लवणता अधिक हो जाएगी। जैसे आयन वर्तों के दोनों तरफ भूमध्य रेखा तथा ध्रुवों की ओर लवणता की मात्रा कम, ध्रुवों की ओर जाने पर लवणता कम हो जाती है। आयन मंडलों के समीप अटलांटिक महासागर में 37% लवणता पाई जाती है, वही भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में 35% ही रह जाती है। इसका कारण है कि भूमध्य रेखा के समीप भारी वर्षा होती है, क्योंकि वहाँ तापमान अधिक होता है तो वर्षा भी अधिक होती है। तो वर्षा उच्च होती है, उच्च सापेक्ष आर्द्रता, अधिक मेघ आच्छादन होता है और बादल बने रहते हैं, जिससे शांत पेटी का प्रभाव निरंतर बना रहता है। फिर इस प्रकार ध्रुवीय क्षेत्रों में वाष्पीकरण न्यूनतम मात्रा में होता है और बर्फ के पिघलने से निरंतर मीठा जल मिलता रहता है। तो जल की आपूर्ति के कारण लवणता की मात्रा वहाँ भी कम होती है। तो ध्रुवों पर और भूमध्य रेखा पर लवणता कम होती है। यहाँ इसकी मात्रा 20% से 32% तक होती है, तो ध्रुवों पर इतनी होती है। फिर खुले सागरों की अपेक्षा जो बंद सागर होते हैं वहाँ लवणता की मात्रा में भिन्नता लिए हुए है, क्योंकि काला सागर में अनेक नदियाँ गिरने के कारण लवणता की मात्रा बहुत कम 18% पाई जाती है। तो जहाँ नदियाँ बहती रहती हैं वहाँ लवणता कम पाई जाती है। जैसे लाल सागर में नदियों के अभाव हैं तो वहाँ वाष्पीकरण अधिक है तो 41% लवणता मिलती है। तो इस तरह से
होता है। फिर नदियों द्वारा लवणता की निरंतर आपूर्ति से सागरीय भागों की झीलों में लवणता की मात्रा काफ़ी अधिक, तो सागरीय भाग होते हैं जो, वहाँ कभी कभी लवणता अधिक मिलती है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊटान प्रांत में गेट साल्ट लेक में 222%, मध्य सागर में या डेड सी में 238%, और तुर्की की वान झील में 330% लवणता पाई जाती है, जो विश्व की सर्वाधिक खारी झीलें हैं। तो उत्तरी हिंद महासागर में 0 से 10 डिग्री अक्षांशों में 35.14% लवणता पाई जाती है। तो हिंद महासागर की जो अक्षांशों पे जो 10 से 0 मतलब 0 से 10 अक्षांशों के मध्य भी है, तो वहाँ 35% कुछ लवणता वाली है। जैसे बंगाल की खाड़ी में यह घटकर 30 हो जाती है, क्योंकि गंगा नदी स्वच्छ जल अपार राशि वहाँ खारे पानी को कम कर देती है, जबकि अरब सागर में लवणता अधिक होती है। तो अरब सागर में 36 है, देखो इस चित्र में है कि 36% है, यहाँ 30%, क्योंकि यहाँ नदियाँ ज़्यादा गिरती हैं, यहाँ नहीं गिरती हैं। और यहाँ 10 से 0, यहाँ 35, तो यहाँ नीचे 35% लवणता है। तो इस तरह लवणता निर्धारित होती है। तो 36% अरब सागर में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ अपेक्षाकृत शुष्क मौसम के कारण वाष्पीकरण अधिक होता है और नदियों द्वारा लाए गए जल की मात्रा कम होती है। लवणता की मात्रा कहीं पर तो गहराई के साथ घटती जाती है, जबकि कहीं पर बढ़ती जाती है। तो अक्षांशों के अनुसार परिवर्तित होने वाली लवणता की मात्रा को ठंडी एवं गर्म महासागरीय धाराएं प्रभावित करती हैं। यहाँ उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में गहराई के साथ लवणता की मात्रा में वृद्धि, तो उच्च अक्षांश होते हैं तो गहराई के साथ इसमें लवणता में वृद्धि होती है, परिलक्षित की जाती है। वही मध्य अक्षांशीय भागों में सामान्यतः 35 मीटर गहराई तक वृद्धि हो जाती है, जबकि उसके नीचे न्यूनतम आ जाती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में जलीय सतह की लवणता कम होती है, 34%, जो नीचे जाने पर बढ़कर 35% हो जाती है। महासागरीय निक्षेप पर मिलने वाले अवसादों के आवरण को महासागरीय निक्षेप कहते हैं। ये अवसाद सघन रूप में महासागरीय तली पर जमे रहते हैं। तो अवसाद क्या है, सघन रूप से महासागर की तली में जमे रहते हैं, उन्हें निक्षेप है। इन अवसादों की प्राप्ति चट्टानों पर निरंतर क्रियाशील परिवर्तनकारी प्रक्रमों के कारण उनके अपक्षय एवं अपरदन से प्राप्त होने वाले अवसादों एवं महासागरीय जीवों वनस्पतियों के अवशोषण से निर्मित होती है। महासागरीय निक्षेप असंगठित रूप में ही तली पर विद्यमान रहते हैं। तो महासागरीय जो निक्षेप होते हैं असंगठित रूप में तली पर विद्यमान रहते हैं, न कि अवसादी चट्टानों के रूप में। तो जो निक्षेप हैं असंगठित होते हैं, संगठित नहीं हो पाते हैं और तली में विद्यमान ऐसे ही रहते हैं, अवसादी चट्टानों के रूप में होते हैं। इन अवसादी निक्षेपों की प्राप्ति धरातल पर प्रवाहित होने वाली नदी, पवनों, ज्वालामुखी उद्वेदनों से होता है। स्थान के आधार पर महासागरीय निक्षेप दो प्रकार के होते हैं, स्थल जनित निक्षेप और जल जनित निक्षेप। फिर इन स्थल जनित निक्षेपों की प्राप्ति मुख्यतः स्थलीय भागों में लाए गए अवसादों से होती है, जबकि जल जनित निक्षेप सागरीय जीवों के अस्थिर, तो जल जनित जो निक्षेप होते हैं वो जल जनित जीवों के अस्थिर पंजरों, वनस्पति के अवशोषों से निर्मित होते हैं। दोनों प्रकार के निक्षेपों में कुछ अंश एक दूसरे की विशेषताएं समाहित रहती हैं। स्थल जनित निक्षेप जहाँ पूर्णतः चट्टानी अवसाद चूर्ण नहीं होते, तो स्थल जनित निक्षेप होते हैं तो चट्टानी अवसाद चूर्ण नहीं होते, बल्कि वहीं अगाध सागरीय निक्षेपों में चट्टानी चूर्ण स्वाभाविक रूप से मिलते हैं। तो सागर वाले जो निक्षेप होते हैं वो चट्टानों के वहीं चूर्ण से मिलते हैं। स्थल जनित निक्षेपों का जहाँ महाद्वीपों के समीपवर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है। जल जनित जो कण होते हैं उनकी बनावट, रासायनिक संगठन, संरचना आदि के आधार पर जनित पदार्थों को 3 उपवर्गों में रखा जा सकता है, तो अंतर पाया जाता है। तो इसमें जो स्थल कारक होते हैं उसमें बजरी होती है, रेत होती है और पंख इन्हें कहते हैं, तो इस पंख के रूप में भी होती है।
तो है इसकी बजरी का आकार 2 से 256 मिलीमीटर तक पाया जाता है। आकार बड़ा होने के कारण इन पदार्थों का जब महाद्वीप के समीपवर्ती नग्न तटीय भागों में होता है और रेत के अंतर्गत बजरी के महीन आकार के कणों को शामिल किया जाता है, जिनका व्यास 1 से 1/16 मिलीमीटर तक होता है। नदियां इन पवनों द्वारा सुगमता से दूर बहाकर ले जाती हैं। ये रेत के छोटे अर्थात 1/32 मिलीमीटर से कम 1/256 मिलीमीटर तक के व्यास के अत्यधिक महीन चूर्ण वाले कणों को पंख की संज्ञा दी जाती है, यानी बहुत छोटे बारीक होते हैं। इनके भी 2 प्रकार हैं, सिल्ट और मृत्तिका। इन पदार्थों का जमा 100 से 1000 फीट की गहराई तक शांत जल वाले भागों में होता है। महासागरीय नितल में मिलने वाले जीवों एवं वनस्पति के अवशेषों से निर्मित पदार्थों को जैविक निक्षेप के अंतर्गत रखा जाता है। इनका दूसरा नाम कार्बनिक पदार्थ भी है। 2 कार्बनिक पदार्थ हैं। पेलेजिक निक्षेप, यह जल जनित निक्षेप के अंतर्गत उन निक्षेपों को शामिल किया जाता है जो महासागरीय जीवों और वनस्पतियों के अवशेषों तथा कार्बनिक पदार्थों के निक्षेप से बनते हैं। तो कार्बनिक पदार्थ हैं तो उनके निक्षेपों से बनते हैं। ये निक्षेप पंख के रूप में निक्षेपित होते हैं। इन्हें राउफ्च कहते हैं। सागरीय निक्षेपों में सबसे अधिक 30.1% भाग में लाल मृत्तिका पाई जाती है। इसके अतिरिक्त टेरोपांड ऊज 0.4% और डायमंड ऊज 6.4% तथा रेडियोलैरियन ऊज 3.4% पाई जाती है। अब स्मरणीय तथ्य। तो स्मरणीय तथ्य में समुद्र का जल सौर विकिरण से ऊष्मा प्राप्त करके गर्म हो जाता है। इससे उसका तापमान बढ़ जाता है। तो समुद्र का जल सौर विकिरण से ऊष्मा प्राप्त कर लेता है और जिससे उसका तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। और समुद्र जल तापमान में स्थानीय भिन्नता पाई जाती है। सागरीय जल का तापमान अगस्त में सर्वाधिक और फरवरी में न्यूनतम होता है। महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापमांतर नग्न यानी सागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापमांतर नग्न होता है। महासागरीय जल का अधिकतम तापमान दोपहर में 2 बजे और न्यूनतम तापमान सुबह 5 बजे होता है। तापमान में अंतर के कारण महासागरीय जल संचरण होता है। तापमान में अंतर होता है तो सागर का जल यहाँ से वहाँ संचरित होता है। समुद्री लहरें धाराएं चलती हैं। फिर समुद्री जल के तापमान पर समुद्री जीव जंतु वनस्पति निर्भर करते हैं। विश्व के अधिकतम मत्स्य क्षेत्र उन क्षेत्रों में है जहाँ तापमान अनुकूल होता है। समुद्र जल की लवणता यानी संपीड़नता, घनत्व, सूर्यताप, अवशोषण, वाष्पीकरण आदि को निर्धारित करती है। लवणता की मात्रा जल की बनावट, संरचना, जीव जंतु लवणों के वितरण को काफी हद तक प्रभावित करती है। सागर का हिमांक लवणता पर आधारित हो। सागर का जो हिमांक होता है वो लवणता पर आधारित होता है। अधिक लवणता युक्त सागर देर में जमता है। तो अधिक सागर युक्त लवण होते हैं जो लवणता युक्त सागर वो देर से जम जाता है। वाष्पीकरण भी कम होता है वहाँ और जल का घनत्व भी बढ़ जाता है। वह वर्ष नदियों के जल का सागरीय हिम के पीछे पर लवणता के ह्रास होता है। फिर वाष्पीकरण जो है वायुमंडलीय प्रतिचक्रवर्ती दशाओं के कारण सागरीय लवणता में वृद्धि होती है। ध्रुवीय प्रदेशों में सागरीय जल के जमने से हिम के निर्माण के कारण सागरीय लवणता नग्न वृद्धि होती है। तो ध्रुवीय प्रदेश होते हैं वहाँ हिम का निर्माण होता है बर्फ का, तो लवणता वहाँ नग्न होती है। प्रचलित हवाओं में सागरीय लवणता में क्षैतिज भिन्नता होती है। फिर महासागरीय निक्षेप कहते हैं, यानी महासागरीय नितल पर स्रोतों के अवसाद जमा होते हैं तो उन्हें नितल पर निक्षेप कहते हैं।
चट्टानों के निरंतर अपक्षय अपरदन से उपलब्ध अवसादों से जीवों और वनस्पतियों के अवशेषों से समुद्री निक्षेप का निर्माण होता है। फिर पॉलिजेनिक निक्षेप में जैविक अजैविक दोनों प्रकार के पदार्थ होते हैं। ये समुद्री जंतुओं पौधों के अवशेष होते हैं। ज्वालामुखी धूल से बनते हैं। चूना सिलिका की मात्रा के आधार पर इनको दो उपवर्गों चूना प्रधान उपज तथा सिलिका प्रधान उपज कहते हैं। मोलस्का वर्ग के जीवों को कैल्शियम युक्त कवच के निक्षेप शामिल किए जाते हैं। तो मोलस्का प्रकार के जीव होते हैं उसमें कैल्शियम युक्त कवच होते हैं। फिर ग्लोबेरिना जीव में ग्लोबेरिजिना उपज कहते हैं। यह निक्षेप में कैल्शियम की मात्रा 64% तक होती है। वह महासागरीय जल की गतियाँ और धाराएं, महासागर में गतियाँ होती हैं और धाराएं, महासागरीय जल की गतियाँ और धाराएं, इसको पढ़ेंगे।